हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम राज है और आज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे जगह की जो भारत का हिस्सा होते हुए भी लोगों से बहुत ही दूर है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अंडमान और निकोबार की, जहाँ अंग्रेजों के समय में एक जेल बनाया गया था फ्रीडम फाइटर हिंदुस्तानियों को सजा देने के लिए, जिसे काला पानी की सजा भी बोलते थे। तो दोस्तों ये सीरीज उसी जगह पर बेस्ड है। तो चलिए और ज्यादा विलंब न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है फ्यूचर के दिसंबर 2027 से, वो भी पोर्ट ब्लेयर के जंकिन आइलैंड से, जहां पर पेड़ पौधे आदमी और जानवर का वो सब प्रजातियां पाई जाती थी जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। दोस्तों कहा जाता है इस जगह पर कुदरत का खजाना भरा पड़ा है और उसी खजाने की 24 घंटे सिक्योरिटी पानी करता है, इसलिए जो इस खजाने के असली हकदार हैं वही वहां पर कदम रख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है चीरू नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो मुन्नी नाम के लड़के को सेलुलर जेल में ले जाता है, जो उसी जेल में काम करने वाला था। दोस्तों आपको बता दूं, यही वो जेल है जहां सारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था, जिसे काला पानी की सजा भी बोलते हैं। पर अभी ये जेल एक म्यूजियम बन चुका है, जहां घूमने के लिए हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं। वैसे मुनि उड़ीसा से पूरी फैमिली के साथ अंडमान आया था, वो भी पैसे कमाने के लिए, क्योंकि न्यू ईयर के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में गोवा से भी ज्यादा टूरिस्ट आते थे यहाँ पर घूमने के लिए। तो मुन्नी भी कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए यहाँ आया था, इसलिए मुन्नी को सुबह 4 बजे से 9 बजे तक सेलुलर जेल की साफ सफाई करनी थी और फिर 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक चीरू के साथ टैक्सी चलानी थी। आगे नीलू नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो सोई हुई थी। तभी वहाँ पर जोर की आवाज से वो जाग जाती है, पर वो आवाज पर ज्यादा गौर नहीं करती और पास के ही तालाब से पानी लाने के लिए चली जाती है। तभी उसकी नजर वहीं पर बिछी हुई वाटर सप्लाई पाइप पर जाती है, जिसके अंदर से किसी तरह की आवाज आ रही थी। इसलिए वो बच्ची पाइप का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है तो देखती है ओराका नाम के कुछ जंगली लोग एक बड़े से पत्थर से पाइप में होल करने में लगे थे। ये देखकर वो बच्ची वहाँ से जाने लगती है। तभी एक ओराका उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर नीलू की माँ भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। तो वो नीलू को वहीं पर खड़ी देखती है, साथ ही उसकी नजर ओराका के लोगों पर भी जाती है, जो फाइनली पाइप में होल कर पानी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। आगे हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो बोकारो से फ्लाइट में सफर कर पोर्ट ब्लेयर आते हैं और टैक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी चीरू उस फैमिली के पास आता है और 30% का डिस्काउंट ऑफर करता है, जिसमें नील आइलैंड भी घुमाना शामिल था। वैसे चीरू उन्हें 30% डिस्काउंट का ऑफर इसलिए किया था क्योंकि होटल वाले घुमाने का पूरा पैकेज 20% डिस्काउंट में दे रहे थे, इसलिए वो फैमिली चीरू के साथ ही जाने को राजी हो जाती है। जाते वक्त टैक्सी में चीरू का फ्रेंड पुंडी भी था। कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ते में बहुत सारे लोग रोड पर ही नारे लगाते हुए दिखते हैं, क्योंकि एटम नाम की कोई कंपनी जंगल की कटाई करने में लगी थी, जिससे ओराका ट्राइब्स को जंगल में रहना मुश्किल होता जा रहा था। वहीं एटम कंपनी के जो चेयरमैन थे उसका नाम वानी है, जिनको इस नारेबाजी की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपने अगले काम में ध्यान देना चाह रहे थे, जो था स्वराज महोत्सव, जिसमें लाखों की संख्याओं में टूरिस्ट पोर्ट ब्लेयर आने वाले थे और उसी के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना था, जिसमें केतन जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है वो सारे डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले चुका था, बस हेल्थ डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना बाकी था और उसके लिए सीएमओ के सिग्नेचर चाहिए थे, मतलब कि चीफ मेडिकल ऑफिसर की, जो थी डॉक्टर सिंह। लेकिन उनसे साइन कराना केतन के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डॉक्टर सिंह सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। इसलिए मिस्टर वानी केतन को डॉक्टर सिंह से बात करने और उन्हें कन्विंस करने के लिए बोलता है, जिसके लिए मिस्टर वानी केतन को भी पोर्ट ब्लेयर से मेनलैंड ट्रांसफर करने का ऑफर करते हैं, क्योंकि केतन को इस जगह पर बहुत ही घुटन होती थी और ये जगह उसे जेल जैसी लगती थी। वो इसलिए क्योंकि अंडमान और निकोबार चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए केतन यहाँ से निकलना चाहता था। आगे डॉक्टर सिंह को देखते हैं जो अपने हॉस्पिटल के ही फ्रेंड शशि के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर रितु गागरा नाम की एक लड़की आती है जो डॉक्टर सिंह के अंडर काम करने आई थी, पर डॉक्टर सिंह रितु को देखकर उसे घर जाने बोलती हैं, क्योंकि डॉक्टर सिंह ने हेल्थ इंस्टीट्यूट से एक एक्सपर्ट की मांग की थी, पर एक बच्ची को उनके लिए भेजा गया था। लेकिन रितु किसी तरह डॉक्टर सिंह को
कन्विंस कर लेती है कि अगर मैम उन्हें सिखाएंगी तो रितु जरूर सीख जाएगी। इसलिए डॉक्टर सिंह रितु को 11 ऐसे पेशेंट के बारे में बताती है जिसमें एक ही तरह के रेयर सिम्टम्स पाए गए थे, ब्लैक रैशेस, और वो सारे लोग अंडमान के 3 अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इसलिए उन सारे पेशेंट्स को स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, वो भी डॉक्टर सिंह के देखरेख में। तभी देखते हैं उन सभी पेशेंट में एक मुन्नी भी था, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वहीं डॉक्टर सिंह के लिए ये डिजीज बिल्कुल अननोन था, इसलिए इसे लेकर डॉक्टर सिंह थोड़ा डरे हुए भी थे। वैसे उनके पास 1989 के कुछ डिटेल्स थे जिनमें इसी तरह के ब्लैक रैशेस पाए गए थे, पर एक तस्वीर से डिजीज के बारे में पता लगाना उनके लिए काफी नहीं था। इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर सिंह इस डिजीज के बारे में पता लगाना चाहते थे ताकि पोर्ट ब्लेयर के फेस्टिवल में आने वाले हजारों टूरिस्टों को इससे दूर रखा जाए, वरना ये डिजीज महामारी का भी खतरा बन सकता था। आगे चीरू के घर में देखते हैं, जब चीरू घर आता है तो उसका भाई वीनू चीरू को पुंडी के साथ रहने से मना करने लगता है, क्योंकि पुंडी कछुए के अंडे का स्मगल करता था, जिस कारण पुंडी जेल भी जा चुका था और चीरू जेल जाते जाते बचा था। पर चीरू का कहना था पुंडी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी मिलती भी कैसे, क्योंकि जो लोग अंडमान में कुछ डेवलपमेंट करने आते तो अंडमान के ही कुछ लोग नारे लगाकर उस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाकर उन लोगों को ही भगा देते, और उन्हीं लोगों में से एक वीनू भी था जो नारे लगाया करता था। पर वीनू का कहना था वो नारे लगाने में इसलिए साथ दे रहा था क्योंकि वो कंपनीज डेवलपमेंट के नाम पर जंगल की कटाई करते जा रहे थे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते जा रहे थे, जिसकी वजह से ओराका ट्राइब्स को जंगल में रहने में प्रॉब्लम होने लगी थी, और उन्हीं कंपनीज में से एक एटम कंपनी भी थी। इसलिए वीनू को डर था चीरू की वजह से कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए, क्योंकि वो तो खुद डूबेगा ही, कहीं उसके साथ उसका साथ देने वाले भी ना डूब जाए। आगे डॉक्टर सिंह एक पेशेंट को देख रही थी जो रिकवर हो चुका था, इसलिए वो डिस्चार्ज मांग रहा था। पर डॉक्टर सिंह अभी उसे कुछ दिन और हॉस्पिटल में ही रहने बोलते हैं, क्योंकि उसे हिचकियां आने शुरू हो गए थे। वहीं पर रितु डॉक्टर सिंह को बताती है जब वो पेशेंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर रही थी तो सभी पॉइंट A, B और C से आए हुए थे, जो सभी जगह जंकिंस आइलैंड के किनारे पर थे। पर मैम को कोई एक सोर्स चाहिए था उस डिजीज का जो तीनों को कनेक्ट कर सके, क्योंकि जंकिंस आइलैंड चंडीगढ़ से भी ज्यादा बड़ा एरिया था, जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 400 लोग ही थे, क्योंकि मुश्किल से वहाँ पर टोटल 7 से 8 मछुआरों की ही बस्तियाँ थी और हर बस्ती में 20 लोग भी नहीं रहते थे, तो वो पेशेंट एक दूसरे से कांटेक्ट में भी नहीं आ सकते थे, जिससे डिजीज के सोर्सेस का पता चल सके। इसलिए उन्हें इस जानकारी से भी कुछ हाथ नहीं लगता। इसके बाद मैम डिजीज के बारे में बाद में बात करेंगे, ये बोलकर जाने लगती हैं, क्योंकि घर जाकर उन्हें अपने डॉग को भी खाना खिलाना था। लेकिन तभी डॉक्टर सिंह का ही एक पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रही थी, तो वो एक बार डॉक्टर सिंह से मिलने आती है। तभी उसकी नजर ब्लैक रैशेस वाले फोटो पर चली जाती है, जिसे वो जानती थी, क्योंकि बहुत सालों पहले उनके भी एक फ्रेंड के गले पर ऐसे ही निशान थे, जो फीवर आने की वजह से 1-2 दिन में ही मारे गए थे। इसलिए मैम उनके फ्रेंड की फैमिली डिटेल्स को मांगकर उस फैमिली से मिलने पहुंच जाती हैं। पर उस आदमी के बेटे को भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो बात 40 साल पुरानी थी। तो मैम भी बहुत इंसिस्ट करती हैं कुछ याद करने का, पर उस आदमी को कुछ भी याद नहीं आता। तो मैम भी अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती और जाने लगती हैं। तभी उस आदमी के बेटे को हिचकियां आने लगती है। ये देखकर तो उस आदमी को भी कुछ बातें याद आ जाती है, इसलिए वो दौड़कर आकर मैम को बताता है कि उसके पिता के बुखार जाने के बाद एक बार फिर से बुखार आया था, पर साथ ही हिचकियां भी आने लगी थी और वो हिचकियां मरते दम तक ठीक नहीं हुई थी, ऐसा उसकी माँ ने बताया था। ये सुनकर तो मैम भी हॉस्पिटल फोन कर जिसे हिचकी आ रही थी उसे अलग वार्ड में शिफ्ट करने बोलती है। लेकिन तभी वहाँ पर केतन भी पहुँच जाता है, जो उनसे कुछ बात करने के लिए गाड़ी में भी बैठने के लिए इंसिस्ट करने लगता है, क्योंकि केतन जब भी मैम को कॉल करता मैम हर बार उसके कॉल को कट कर दिया करती थी। बाद में केतन के ज्यादा इंसिस्ट करने पर मैम भी कार में बैठ जाती हैं। गाड़ी में ही केतन मैम को कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर दिखाने लगता है, क्योंकि अगर कल तक एटम वालों को मैम का अप्रूवल नहीं मिलता है तो उन्हें फेस्टिवल को कैंसिल करना पड़ सकता था। पर फिर भी मैम साइन करने से मना कर देती हैं। बाद में जब वो अपने हॉस्पिटल आकर देखती हैं तो स्पेशल वार्ड में रखे सारे पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया था, सिवाय
मुन्नी को छोड़कर। इसलिए मैम उसे ही अभी रुक जाने बोलती है कुछ और भी चेकअप करने के लिए। इसके बाद इसी बात को लेकर मैम और उनके फ्रेंड शशि के बीच बहस भी होने लगती है कि बिना मैम की इजाजत के पेशेंट को कैसे छोड़ दिया गया था। लेकिन तभी वहाँ पर अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल जिब्रान कादरी पहुँच जाते हैं। इसलिए मैम उन्हें ही सब कुछ दिखाने लगती है। लेकिन तभी उस मीटिंग में एलजी सर केतन को भी ज्वाइन करवा देते हैं, क्योंकि केतन का कहना था कुछ पेशेंट के हिचकियां आने की वजह से मैम पूरे स्वराज महोत्सव को ही कैंसिल कर रही थी। बाद में मैम भी एलजी सर के पूछने पर बताती हैं कि इस डिजीज की वजह से 48 घंटों में अभी तक एक भी केसेस नहीं आए थे और एक हफ्ते में सिर्फ एक ही पर्सन इस डिजीज का शिकार हुआ था। और तो और 1989 में भी इस डिजीज की वजह से मात्र 7 लोग ही मारे गए थे। इसलिए एलजी सर का कहना था लाखों टूरिस्टों के फेस्टिवल को कैंसिल कर दें, क्योंकि इस डिजीज की वजह से 7 लोग मारे गए थे, वो भी 40 साल पहले। ये बात सर को थोड़ी स्टूपिड सी लगती है। इसके बाद एलजी सर केतन के लाइव एविडेंस को डॉक्टर सिंह को दिखाने बोलते हैं, जिसमें वही 11 पेशेंट में 2 लोग थे जिनकी जंकिंस में शराब का ठेका था। इसलिए केतन का कहना था जिसे मैम मिस्ट्री डिजीज बोल रही हैं, एक्चुअली में वो अल्कोहल पॉइजनिंग थी जो कच्ची शराब में पाई जाती है, पर इस बार ज्यादा मात्रा में मिलावट होने की वजह से लोगों को स्किन इन्फेक्शन भी हो गए थे। ये सुनकर एलजी सर का कहना था ये फेस्टिवल टूरिस्टों के लिए हॉलीडे हो सकता है, पर यहाँ के गरीब लोगों के लिए ये एक वैक्सीन की तरह है जो सालों बाद लोगों को गरीबी से दूर रखने का मौका देने वाला था। इसलिए एलजी सर नहीं चाहते थे ये फेस्टिवल बंद हो, पर फिर भी एलजी सर डॉक्टर सिंह को इस डिजीज का कोई भी वैलिड प्रूफ देने बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो एलजी सर भी खुद इसी वक्त पूरे फेस्टिवल को ही कैंसिल कर देंगे, और अगर कोई प्रूफ नहीं है तो वो मैम को साइन कर देने के लिए बोलने लगते हैं। ये सुनकर मैम भी साइन कर देती हैं, क्योंकि फिलहाल उनके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं था। आगे चीरू अपने टूरिस्टों को होटल ले जाते वक्त रास्ते में एक लाटीकाटा फॉरेस्ट को दिखाने लगता है, जो ओराका ट्राइब्स का रिजर्व एरिया था, जहां ओराका ट्राइब्स के लोग भी दिख जाते थे। तभी यहीं पर पुंडी भी बहाना कर गाड़ी को रोक देता है और जंगल में कछुए के अंडे को लेने चला जाता है। वहीं बस में पार्थ, जो अपने माता पिता के साथ ट्रैवल कर रहा था, उसे पता चलता है उसके माता पिता ने नील आइलैंड जाने का प्लान बनाया है। इसलिए वो अपने पिता पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि पार्थ नील आइलैंड नहीं बल्कि पोर्ट ब्लेयर का ही फेस्टिवल देखना चाह रहा था। ये देखकर उसकी मॉम पार्थ को थप्पड़ मारकर चुप करा देती है, क्योंकि गुस्से में आकर पार्थ कुछ ज्यादा ही अपने पिता को सुनाने लगा था। आगे होटल पहुंचकर पार्थ के पिता संतोष जी नील आइलैंड का ट्रिप कैंसिल करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते थे। ये सुनकर चिरू बोलने लगता है कि फेरी का एडवांस वो दे चुका है जो रिफंडेबल नहीं है, पर संतोष जी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए चिरू संतोष जी को जाने के लिए इंसिस्ट करने लगता है और आइडिया देता है बच्चे लोगों को उनके साथ आए फ्रेंड के पास ही छोड़ देने का, और सिर्फ उन दोनों को ही नील आइलैंड घूम कर आने का, ताकि संतोष जी को भी अपनी वाइफ के साथ एक दिन अकेले वक्त बिताने का मौका मिल जाता, क्योंकि वे लोग 36 घंटे में तो वापस आए जाने वाले थे। ये सुनकर संतोष जी भी रेडी हो जाते हैं। बाद में संतोष जी पार्थ के पास आकर उसे मना लेते हैं और उसे अपनी बहन के साथ ही फेस्टिवल घूमने का परमिशन दे देते हैं। साथ ही वो पार्थ को एक मोबाइल भी गिफ्ट कर देते हैं, ताकि कोई दिक्कत हो तो पार्थ उन्हें कांटेक्ट कर सके। इसलिए पार्थ भी मान जाता है। बाद में जब सभी आइलैंड के लिए निकलने लगते हैं तो चीरू कछुए के अंडे को संतोष जी के बैग में ही छुपा देता है, क्योंकि संतोष जी का बैग चीरू लिए हुए था, और फिर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं नील आइलैंड जाने वक्त कोस्ट गार्ड की चेक इन होती है, तो चीरू संतोष जी को ही वो बैग दे देता है, क्योंकि पुलिस वाले टूरिस्टों का बैग नहीं चेक करते थे। बाद में वहाँ से निकलकर चीरू फिर से संतोष जी से बैग ले लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सिंह जब मुन्नी को डिस्चार्ज करने लगती है, तभी उन्हें पता चलता है मुन्नी ने शराब को आज तक हाथ भी नहीं लगाया था, तो उसे वो डिजीज कैसे हो सकती है। ये सुनकर तो डॉक्टर सिंह मुन्नी से उसकी बस्ती का नाम पूछकर वहाँ चली जाती हैं। जब वो बस्ती पहुंचकर देखती हैं तो वहाँ के सारे लोग मरे हुए थे और उनके भी गले पर वैसे ही ब्लैक रैशेस का निशान था। साथ ही वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए लोगों को जलाया भी जा चुका था। दोस्तों, यहाँ पर केतन ने सभी को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी, क्योंकि केतन ने चिरू से पता कर लिया था मुन्नी की फैमिली कहाँ रहती है। इसलिए केतन ने शराब के ठेके वालों को पैसे देकर ये सारा काम करवाया था। तभी वहीं पर मैम का ध्यान मुन्नी की बहन नीलू पर जाती है, जो वहीं पर बेहोशी के हालात में थी और पानी खोज रही थी। लेकिन जब मैम लेक से पानी लेकर आती हैं
तो नीलू पानी पीने से मना कर देती है। पर जब बारिश होने लगती है तो नीलू बारिश के पानी को पीने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर तो मैम भी समझ जाती है जेनकिंस लेक ही उस डिजीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो बहुत ही दूर तक फैली हुई थी। और तभी पानी का सप्लाई भी शुरू हो जाता है, जो लेक के पानी को शहर में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया जाता है। ये देखकर मैम भी पानी सप्लाई को बंद करने जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त ही मैम का पैर फिसल जाता है और नीचे गिरकर उनका सर पत्थर से टकरा जाता है, जिससे मैम के वहीं पर डेथ भी हो जाती है। साथ ही मुन्नी को देखते हैं जिससे भी हिचकियां आने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में मुन्नी की भी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ रितु भी जब अपने सिस्टम में स्कैन करती है तो उसे भी पता चल जाता है पॉइंट ABC सिर्फ एक ही चीज से कनेक्ट थी, वो भी जेनकिंस लेक, जिससे रितु को भी समझ आ जाता है डिजीज की असली प्रॉब्लम जेनकिंस लेक है। आगे एलजी सर को देखते हैं जो एक पब्लिक मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तभी उन्हें डॉक्टर सिंह के बारे में पता चलता है। वहीं रितु भी अपनी सारे रिपोर्ट तैयार कर जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तभी उसे भी शशि सर से पता चलता है डॉक्टर सिंह की बॉडी जेनकिंस लेक के पास पाई गई है। ये सुनकर अब रितु भी जाकर शशि सर को ही बताती है कि डिजीज का असली सोर्स जेनकिंस लेक का पानी है जो इन्फेक्टेड हो चुका है। इसलिए अब रितु सभी को इन्फॉर्म करने बोलती है क्योंकि 400 लोगों की जान खतरे में थी। ये सुनकर तो शशि सर भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब 400 लोग नहीं बल्कि पूरे 500,000 लोगों की जान खतरे में थी। आगे ज्योत्सना नाम की लड़की को देखते हैं जिसे पीछा करते हुए वीनू उसके घर तक चला जाता है क्योंकि जब चिरू पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर था तो उसने ज्योत्सना को भी वहाँ पर देखा था। इसलिए चिरू घर आकर वीनू को ये बता दिया था कि ज्योत्सना उसे एयरपोर्ट पर मिली थी। वहीं वीनू ज्योत्सना से इसलिए मिलने आया था क्योंकि ज्योत्सना वीनू की बचपन की फ्रेंड थी जिसे वीनू प्यार भी करता था। पर ज्योत्सना के पिता का पुणे ट्रांसफर हो जाने की वजह से ज्योत्सना वीनू को कुछ बताए बिना ही पुणे शिफ्ट हो गई थी। वहीं अभी ज्योत्सना पोर्ट ब्लेयर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे यहाँ के अपने घर को बेचकर हमेशा के लिए पुणे शिफ्ट होना था। इसके बाद वीनू और ज्योत्सना बीच पर भी जाकर कुछ देर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तभी ज्योत्सना को रेड कलर की कार देखकर तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वीनू जल्दी से उसे घर लाकर छोड़ देता है और तबीयत खराब होने का रीजन पूछता है। पर ज्योत्सना वीनू को कुछ नहीं बताती और घर चली आती है। बाद में वो घर आकर पिछली जिंदगी के बारे में भी सोचने लगती है। तभी हमें 17 साल पहले पुणे में दिखाया जाता है, वो भी एक स्कूल में जब ज्योत्सना नई पुणे में शिफ्ट हुई थी। साथ ही उसने एक स्कूल भी ज्वाइन किया था। स्कूल में उसकी मुलाकात अनिरुद्ध नाम के एक लड़के से होती है और दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद दोनों साथ में पढ़ाई कर अनिरुद्ध एक डॉक्टर और ज्योत्सना एक नर्स बन जाती है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ ज्योत्सना अब फिर से रात में वीनू से मिलने आती है और उसे बैडमिंटन खेलने के लिए बोलती है क्योंकि वे लोग बचपन में भी हमेशा बैडमिंटन खेला करते थे। और फिर ज्योत्सना वहीं सो जाती है। अगले दिन जब ज्योत्सना जागती है तभी बातों बातों में वीनू को ज्योत्सना का कार्ड देखकर पता चलता है ज्योत्सना ने नर्सिंग छोड़ दी है। जब वीनू इसका रीजन पूछता है तो ज्योत्सना फिर से बात को टाल देती है। दूसरी तरफ शशि सर भी डिजीज के पता चलते ही एलजी सर के साथ एक मीटिंग रखकर डिजीज के बारे में डॉक्टर सिंह के सारे डिटेल्स और रिपोर्ट्स को दिखाते हैं। ये देखने के बाद फाइनली उस डिजीज को सीरियसली भी लिया गया क्योंकि पूरे पोर्ट ब्लेयर में 70% पानी जेनकिंस लेक से ही आते थे, जिसकी वजह से ये डिजीज लोगों में फैलना भी शुरू हो गए थे। वहीं अभी तक इस डिजीज के बारे में एक भी केस नहीं मिली थी क्योंकि फर्स्ट स्टेज में लोगों के गले के पीछे ब्लैक स्कार दिखते हैं और फिर फीवर आता है। वहीं कुछ दिनों बाद वो फीवर चला भी जाता है, जिसकी वजह से लोग समझते थे वो रिकवर हो चुके हैं। बस यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो डिजीज कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक शरीर में छुपा रहता है और शरीर के सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। इसके बाद स्टेज 2 में इन लोगों को हिचकियां आने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट की 1 से 2 दिन में ही डेथ हो जाती है। ये देखने सुनने के बाद एलजी सर तुरंत ही एक्शन लेते हैं और जेनकिंस पाइप को बंद कर देने का ऑर्डर देते हैं। साथ ही पूरे पोर्ट ब्लेयर में टेस्ट करवाने के लिए भी ऑर्डर दे देते हैं, मगर बिना किसी को कुछ भी बताए, ताकि लोग ज्यादा इस डिजीज की वजह से पैनिक ना हो। साथ ही पोर्ट ब्लेयर में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे, एक्टिव या रिटायर्ड, उन्हें भी इमरजेंसी बताकर बुलाने बोलते हैं। साथ ही वहाँ पर उस डिजीज का नाम भी दिया जाता है LHF-27, जैसे कि कोरोना महामारी के वक्त कोरोना को कोविड-19 दिया गया था। मीटिंग में की हुई बात सिर्फ 5 लोग ही जानते थे, जिनमें से एक था शिवा जो एक पुलिस हेड था, भौमिक जी जो मंत्री थे, वहीं खुद एलजी सर, साथ ही शशि और रितु, ये 5 लोग थे।
दूसरी तरफ वीनू को देखते हैं जो क्रोकोडाइल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उसकी कंपनी वीनू को बाहर भेज रही थी। ये सुनकर ज्योत्सना उसे जाने से रोकने लगती है, क्योंकि वीनू की वजह से ही तो ज्योत्सना वापस पुणे नहीं गई थी। तो वीनू भी ज्योत्सना से उसकी नर्सिंग छोड़ने का रीजन बताने बोलता है, जिस पर ज्योत्सना झूठ बोल देती है कि वो बोर हो गई थी, पर वीनू विश्वास नहीं करता और रेडी होने चला जाता है। वहीं पर ज्योत्सना को एक लॉकेट मिलती है। तभी वीनू के मॉम से उसे पता चलता है उस लॉकेट को ओराका ट्राइब्स के लोगों ने वीनू के मॉम को दिया था, जब वीनू के पिता एक फॉरेस्ट गार्ड थे, और तभी वो ओराका के लोगों से भी मिली थी और उसी वक्त उन लोगों ने लॉकेट की जिम्मेदारी वीनू के मॉम को सौंपी थी। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी ज्योत्सना के मोबाइल पर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से इमरजेंसी SOS का मैसेज आता है। इसलिए ज्योत्सना वीनू के साथ ही मरीन हिल तक जाने लगती है। लेकिन बाहर निकलते ही फिर से ज्योत्सना को रेड कार्ड देखकर उसकी हालत बिगड़ने लगती है। इसलिए अब वीनू कार से ना जाकर बाइक से ही जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही बहुत ट्रैफिक हो जाने की वजह से वीनू आगे नहीं जा पाता, इसलिए ज्योत्सना पैदल ही जाने लगती है। पर जाते वक्त ज्योत्सना डिसाइड करती है वो वीनू को सारी बात बता देगी, लेकिन यहाँ पर वीनू मना कर देता है, ये कहकर कि अगले दिन वो वापस आकर उसकी सारी बातें सुनेगा। आगे ऋतु भी अब डॉक्टर सिंह की बॉडी देखने आती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर लोगों से डिजीज के बारे में क्यों छुपाया जा रहा है, क्योंकि इसी तुरंत को सभी के सामने लाने की वजह से डॉक्टर सिंह की जान चली गई थी। इसलिए ऋतु इसके बारे में मेनलैंड को इन्फॉर्म कर देने के लिए बोलती है, ताकि वो मेनलैंड से भी कोई मदद बुला सके। लेकिन ऐसा करने से शशि सर बिल्कुल ही मना कर देते हैं, क्योंकि एनजी सर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे LHF के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताने का। इधर शिवा सर पूरे पुलिस फोर्स को बोलकर शहर में लॉकडाउन ड्रिल करवाने लगते हैं, ताकि स्वराज महोत्सव में आए लोगों को ज्यादा पैनिक ना हो और लोग आराम से अपना टेस्ट करवा लें। तभी महोत्सव में देखते हैं लोग अब वायरस का शिकार होते जा रहे थे। उसी महोत्सव में केतन भी लॉकडाउन वाली सारी बात जाकर मिस्टर वानी को बताने लगता है, पर गार्ड्स केतन को वानी से मिलने नहीं देते। लेकिन तभी केतन की मुलाकात एटम के CEO ब्रैंडन शॉ की वाइफ स्वाति शाह से हो जाती है, जो एटम की डायरेक्टर भी थी। वैसे आपको बता दूं, स्वराज महोत्सव के फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने के लिए ब्रैंडन शॉ खुद आने वाले थे, पर उनकी जगह पर उनकी वाइफ आई थी। इसलिए अब केतन उनकी मदद से मिस्टर वानी से भी मिलने चला जाता है, जहाँ केतन दोनों को ही वहाँ से निकल जाने के लिए सलाह देता है, क्योंकि आधे घंटे में एक इवैक्यूएशन फ्लाइट मेनलैंड से पोर्ट ब्लेयर में लैंड करने वाली थी। तो उनके साथ केतन भी वहाँ से निकल सकता था, और अगर वो फ्लाइट मिस हो जाती है तो सारे के सारे लोग वहीं पर फंस भी सकते थे। इधर महोत्सव में जब लोगों को टेस्ट देने के लिए बोला जाने लगता है, तो वे लोग टेस्ट देने से मना करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर टेस्ट किस चीज का होने वाला है, जिसकी वजह से इसी बात को लेकर पूरे महोत्सव में हंगामा भी होने लगता है, जिसमें हॉल में रह रहे लोग हॉल में ही रह जाते हैं और बाहर में रह रहे लोग बाहर ही रह जाते हैं। तभी हम उसी भीड़ में पार्थ और उसकी बहन को भी देखते हैं, जो उसी भीड़ में हॉल के अंदर ही फंस जाते हैं। इधर अब ज्योत्सना भी मरीन हिल पहुंचकर दिखती है, तो लोग हंगामा कर रहे थे। बाद में जैसे ही ज्योत्सना वहां पर लगे टेंट में जाती है, तो वहां के होने वाले टेस्ट को देखकर फिर से ज्योत्सना की तबीयत खराब होने लगती है, जिसके बाद हमें फिर से एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, वो भी पुणे में, जहाँ ज्योत्सना और अनिरुद्ध दोनों एक हॉस्पिटल में ही काम कर रहे थे। तभी अनिरुद्ध ने एक रेड कलर की नई कार खरीदकर ज्योत्सना को सरप्राइज दिया था, जिसे देखकर ज्योत्सना भी बहुत खुश हुई थी। एक दिन जब ज्योत्सना एक बूढ़े पेशेंट को देखभाल कर रही थी, तभी उस पेशेंट की दवाई के ओवरडोज हो जाने की वजह से जान चली गई थी। जब ये बात पेशेंट के फैमिली वालों को पता चलती है, तो वे लोग उस डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जान चली गई थी। ये देखकर अनिरुद्ध भी ज्योत्सना को हॉस्पिटल से लेकर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही दोनों भागते हुए कार पार्किंग में आते हैं, पेशेंट के फैमिली वाले वहाँ भी आ जाते हैं। इसलिए अनिरुद्ध ज्योत्सना को कार में ही छुपाकर खुद बाहर आ जाता है और सारा ब्लेम अपने ही ऊपर ले लेता है। इसलिए पेशेंट के फैमिली वाले अनिरुद्ध को ही मारना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उसी रेड कार के ऊपर ही ज्योत्सना के सामने अनिरुद्ध की डेथ हो जाती है। इसलिए तभी से ज्योत्सना ने अपनी नर्सिंग का काम भी छोड़ दी थी, लेकिन जब भी वो रेड कार देखती, उसे पुरानी बातें याद आने लगती थी। यही बातें सोचकर ज्योत्सना रोने भी लगती है। तभी महोत्सव के हंगामे में एक आदमी रेड कलर की कार का वहीं पर एक्सीडेंट कर देता है और वहां से भाग जाता है। इधर केतन भी अब एटम वालों के साथ मिलकर हॉल के इमरजेंसी गेट को खोलकर जाने लगता है,
पर हॉल में फंसे लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है, इसलिए सारे लोग उसी तरफ आने लगते हैं। लेकिन केतन वहाँ पर गोली चलाकर सभी को भगा देता है। इसके बाद सभी पुलिस के साथ गाड़ी में भागने लगते हैं, लेकिन भागते वक्त गाड़ी के सामने पार्थ की बहन कद्दू भी आ जाती है, क्योंकि वे दोनों भी हंगामे में हॉल से बाहर आ गए थे। लेकिन जैसे ही कार कद्दू के पास आती है, वहाँ पर ज्योत्सना भी आकर कद्दू को बचा लेती है। इसके बाद ज्योत्सना कद्दू के साथ पार्थ को भी वहीं पर खड़ी कार में बिठाकर लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर एलजी सर को पता चलता है ऋतु ने इस डिजीज के बारे में मेनलैंड के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इसलिए एलजी सर ऋतु को समझाने लगते हैं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब उन्हें डर था कि मेनलैंड वाले लोग अब पूरे अंडमान आइलैंड को ही क्वारंटाइन कर देंगे, जिसमें ना तो अंडमान में आए लोग मेनलैंड जा सकते थे और ना ही मेनलैंड से अब किसी तरह की मदद आने वाली थी। होता भी वैसा ही है, जब मेनलैंड वालों को पता चलता है अंडमान में किसी तरह का वायरस फैल चुका है, तो जो फ्लाइट लोगों को रेस्क्यू करने आ रही थी, वो फ्लाइट भी हवा में ही टेक ऑफ कर वापस चली जाती है, जिसमें केतन के साथ मिस्टर वानी और उसके लोग जो मेनलैंड जाने की सोच रहे थे, वो भी फ्लाइट का इंतजार करते रह जाते हैं और फ्लाइट उनके सामने से ही चली जाती है। थर्ड एपिसोड में फाइनली देखते हैं पूरे अंडमान और निकोबार में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और इस कर्फ्यू की वजह से जो जहां पर थे वहीं पर फंस जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले खुद पूरे अंडमान में घूम घूम कर हर जगह पर हर घर में पीने के पानी को सप्लाई करते हैं, ताकि लोगों के लिए पीने का पानी कम से कम मुहैया करा सके। साथ ही लोगों को अफवाहों से दूर रखने के लिए पूरे नेटवर्क को भी बंद कर दिया जाता है, ताकि लोग किसी तरह के न्यूज और फोन कॉल से दूर रह सकें। दूसरी तरफ मीटिंग में पता चलता है एटम के लोग जंकिंस आइलैंड पर सिर्फ पाइप के प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे, वो किसी एटावोस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे, पर वो प्रोजेक्ट क्या थी किसी को भी नहीं पता। इसलिए एलजी सर शिवा को जंकिंस जाकर उस जगह की छानबीन करने बोलते हैं जहां एटावोस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। वहीं एलजी सर के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि ये डिजीज लोगों में लगातार तेजी से फैलता जा रहा था, इसलिए एलजी सर इन्फेक्टेड लोगों के लिए सारे अरेंजमेंट करने तो बोलते ही हैं, पर साथ ही नॉन इन्फेक्टेड लोगों के लिए भी किसी ऐसे जगह की तलाश करने बोलते हैं जहां कम से कम नॉन इन्फेक्टेड लोगों को भेजकर उन्हें बचाया जा सके। आगे एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां संतोष जी की वाइफ गार्गी भी एडमिट थी, क्योंकि और लोगों के साथ गार्गी भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए संतोष जी को भी उससे मिलने के लिए पीपी किट पहनने पड़ रहे थे। पर यहाँ गार्गी को अपनी फिक्र नहीं बल्कि अपने बच्चों की फिक्र थी, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में उनके बच्चे किस हाल में थे ये तक दोनों को नहीं पता थी। इसलिए गार्गी संतोष जी को किसी तरह पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए इंतजाम करनी बोलती है, ताकि गार्गी जल्द से जल्द अपने बच्चों तक पहुंच सके। दूसरी तरफ पुंडी और चीरू को भी देखते हैं बोट के लिए परेशान थे, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर जाने का सिर्फ एक ही साधन था, बोट, जिसे संतोष जी ने चीरू को ही इंतजाम करने के लिए बोले थे। बदले में चीरू जितना पैसा मांगता संतोष जी देने के लिए भी तैयार थे, पर चीरू को समझ नहीं आ रहा था वो बोट कैसे इंतजाम करे। चीरू ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक बोट पर जाती है जो उसी तरफ आ रही थी। इसलिए पुंडी और चीरू जाकर बोट वाले से भी मिलते हैं और पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बोट वाला भी उसका फायदा उठाता है और 50,000 रुपए की मांग करता है। लेकिन फिर भी मोल भाव कर वो बोट वाला 25,000 में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए अब चीरू और पुंडी आकर संतोष जी से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं बोट का इंतजाम हो चुका है। पर चीरू यहाँ पर संतोष जी को बोट का भाड़ा 75,000 रुपए बताता है। ये सुनकर पहले तो संतोष जी सोच में पड़ जाते हैं, पर फिर भी वो 75,000 देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों बाहर आते हैं तो पुंडी चीरू पर गुस्सा होने लगता है, ये बोलकर कि कोई अपने बच्चे को ढूंढने में लगा है और चीरू उसे ही लूटने में लगा था, जबकि वो टूरिस्ट चीरू के वजह से ही अपने बच्चों से अलग हुए थे और दोनों की गाड़ी में बैठे थे। इसलिए पुंडी चीरू को ऐसा नहीं करने बोलता और दोनों टूरिस्टों को लेकर पोर्ट ब्लेयर जाने बोलता है। इसके बाद पुंडी भी दिखाता है उसे भी एलएचएफ की बीमारी हो चुकी थी, जिस वजह से पुंडी को पता था वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। इसलिए पुंडी चीरू को अकेले ही पोर्ट ब्लेयर जाने बोलता है। वहीं जब चीरू देखता है पुंडी भी वायरस का शिकार हो चुका है, तो वो पुंडी को हॉस्पिटल ले जाने बोलता है, पर पुंडी हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। तो चीरू भी ना चाहते हुए पुंडी को वहीं पर छोड़कर अकेले ही चला जाता है। इसके बाद अगले दिन चीरू संतोष जी के साथ बोट वाले के पास भी जाता है पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए, पर आज बोट वाला पोर्ट ब्लेयर जाने से मना कर देता है, ये कहकर कि उससे पहले और भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं
पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए। इसलिए बोट वाला दोनों को एक हफ्ते के बाद आने बोलता है। ये सुनकर तो चीरू भी अपने दिए हुए पैसे बोट वाले से वापस देने के लिए बोलता है, क्योंकि चीरू ने पूरे पैसे एक दिन पहले ही बोट वाले को दे दिए थे। तो बोट वाला भी बोलता है अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। ये सुनकर संतोष जी भी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि अगर उसे और भी पैसे चाहिए तो वो देगा, बस वो पोर्ट ब्लेयर चलने के लिए तैयार हो जाए। पर बोट वाला फिर भी मना कर देता है। इसलिए अब चीरू भी बोट वाले को धमकाने लगता है और उस पर रौब दिखाने लगता है, लेकिन बाजी उल्टी पड़ जाती है और बोट वाला ही चीरू को मारकर उसकी नाक तोड़ देता है। इधर रितु डॉक्टर सौदामिनी सिंह के कुछ फाइल्स को चेक कर रही थी, पर उसे कुछ फाइल्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए रितु जाकर शशि सर से भी पूछती है, पर उन्हें भी फाइल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि डॉक्टर सिंह अपनी रिसर्च किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। इसलिए रितु वापस आकर एक ड्रॉवर ओपन करती है, जहां उसे कोई फाइल्स तो नहीं मिलती, लेकिन एक बॉल उसे जरूर मिल जाती है। इसलिए रितु उसी वक्त सौदामिनी के फ्लैट में आती है, जहां डॉक्टर सौदामिनी रहती थी। लेकिन जब रितु घर में जाने की कोशिश करती है, तभी डॉक्टर सिंह का डॉग रितु पर भौंकने लगता है। इसलिए रितु भी डॉक्टर सिंह के बॉल को दिखाकर डॉग को शांत करती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है, क्योंकि डॉक्टर सिंह के मरने के बाद उनका डॉग भी काफी दिनों से भूखा था। इसके बाद रितु भी डॉग को छोड़कर डॉक्टर सिंह के घर में छानबीन करने लगती है। तभी उसे एक फाइल में किसी अंडमानी प्लांट के बारे में पता चलता है, जो आखिरी बार 1991 में देखा गया था, जो कि ये प्लांट LHF का तोड़ भी हो सकता था। इसलिए रितु भी सारे रिसर्च पेपर को रखकर जब जाने लगती है, तभी डॉक्टर सिंह का डॉग भी रितु के पीछे पीछे आने लगता है। इसलिए अब रितु डॉग को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ केतन को देखते हैं, जिसे लोगों को पानी बांटने के काम में लगा दिया गया था, क्योंकि केतन ने पब्लिक के बीच ओपन फायर किया था, जिस वजह से उसे कुछ दिनों के लिए हेडक्वार्टर के काम से दूर रखा गया था। कुछ देर बाद वहां पर शिवा सर भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं, जो जंकिंस लेक पर छानबीन करने के लिए जा रहे थे। इसलिए शिवा सर केतन को ही पानी के सारे बोतल को भरकर गाड़ी में रख देने बोलते हैं और खुद सभी पुलिस वालों के साथ लंच करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए केतन भी जब बोतल को भरकर गाड़ी में लाता है, तो उसकी नजर गाड़ी में रखी कॉन्फिडेंशियल फाइल पर भी पड़ जाती है। इसलिए अब केतन भी चुपके से एक फाइल को निकालकर एटावर्स प्रोजेक्ट वाली तस्वीरें खींच लेता है। इसके बाद केतन सीधा मिस्टर वानी से मिलने भी पहुंच जाता है और उन रिपोर्ट्स को दिखाकर मिस्टर वानी से ही पूछता है कि आखिर एटावर्स प्रोजेक्ट क्या है। पर मिस्टर वानी कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी। तो केतन भी मिस्टर वानी को समझाने की कोशिश करता है कि इन्वेस्टिगेशन की वजह से आगे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए केतन प्रोजेक्ट की डिटेल मांग रहा था, ताकि वो सब कुछ संभाल सके और इन्वेस्टिगेशन से उन्हें बचा सके। पर मिस्टर वानी अभी भी केतन के ऑफर को मना कर देते हैं, क्योंकि केतन एक बार तो ऑलरेडी उन्हें बचाने में नाकामयाब हो गया था। इसलिए मिस्टर वानी का कहना था जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगे वो खुद देख लेंगे, और फिर ये बोलकर मिस्टर वानी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद केतन भी अपने एक ऑफिसर से एक दवा के बारे में पता लगाने बोलता है, क्योंकि जब केतन मिस्टर वानी के घर पर था तभी उसे एक मेडिसिन गिरी हुई मिली थी। बाद में केतन को भी उसका ऑफिसर आकर बताता है वो मेडिसिन सी सिकनेस की दवा है। ये सुनकर तो केतन भी समझ जाता है एटम वाले समुद्र के रास्ते कहीं जाने की कोशिश में थे। इसलिए रात में केतन फिर से एटम वालों के पास आता है, ये जानने के लिए कि एटम वाले कहाँ जा रहे हैं। पर इस बार कोई केतन को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। इधर ज्योत्सना को देखते हैं, जो दोनों बच्चों के साथ किसी घर में रह रही थी और एक रेडियो के जरिए वीनू से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था अंडमान में सारे नेटवर्क्स को बंद कर दिया गया था। तो इसलिए ज्योत्सना रेडियो से ही वीनू से बात कर रही थी। वहीं पर वीनू ज्योत्सना को किसी फार्मेसी में जाने की सलाह देता है, क्योंकि पाथ की जो बहन थी कद्दू, उसे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी, जिसे सिर्फ मेडिसिन से ही कंट्रोल किया जा सकता था। इसलिए ज्योत्सना परेशान थी, क्योंकि कद्दू की सारी मेडिसिन खत्म हो चुकी थी। पर कर्फ्यू की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कद्दू की मेडिसिन उसे कहाँ मिल सकती है। इसलिए अगले ही दिन ज्योत्सना रेडी होकर अकेले ही मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाने के लिए निकल जाती है। रात में जब वो मेडिकल फार्मेसी पहुंचती है तो वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था लोगों ने वहाँ भी तोड़फोड़ किए थे। इसलिए ज्योत्सना खुद जाकर मेडिसिन को खोजने लगती है। पर तभी उसकी नजर एक सरदार जी पर जाती है, जो बहुत ही जख्मी था। ये देखकर ज्योत्सना भी सरदार जी का इलाज करने लगती है। बाद में पता चलता है वो सरदार जी भी 30 घरों के लिए पानी का टैंकर लेने आए थे, पर वहाँ पर तोड़फोड़ होने की वजह से सरदार जी भी जख्मी हो गए थे। लेकिन तभी बात करते हुए वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है। तो ज्योत्सना भी
किसी हॉस्पिटल का नर्स बताकर खुद को बचा लेती है, क्योंकि उस पुलिस वाले को ऑर्डर मिला था मेडिकल के पास जो कोई भी दिखे उसे अरेस्ट कर ले। पर पुलिस वाला किसी हॉस्पिटल का नर्स समझकर ज्योत्सना को छोड़ देता है। बाद में ज्योत्सना भी सरदार जी को बाहर ले आती है। इसके बाद वो सरदार जी को कुछ दवाई और पानी देकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बाद में जब ज्योत्सना घर आती है तो देखती है दवाई न मिलने की वजह से कद्दू को लगातार दौरे पड़ रहे थे। इसलिए अब ज्योत्सना दोनों बच्चों को साथ लेकर एक मैप की सहायता से किसी बंकर बासु के पास जाने लगती है, क्योंकि ज्योत्सना को मेडिकल में भी कद्दू की दवाई नहीं मिली थी। इसलिए वो बीनू को ही बताने पर बंकर बासु के यहाँ जाने के लिए निकल जाती है। आगे एलजी सर को पता चलता है ओराका ट्राइब्स वाले अपनी बस्ती छोड़कर कहीं चले गए थे, जिनमें एनजीओ वाले भी उनकी मदद कर रहे थे। ये सुनकर एलजी सर भी एनी हाउ ओराकाज को भी वायरस से बचाने के लिए अपने फॉरेस्ट ऑफिसर को हर 2 घंटे में ब्रीफिंग करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अगर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो ओराका ट्राइब्स के लोगों को पहले से ही पता चल जाया करती थी। इसलिए उन लोगों को इस बार भी बीमारी के बारे में पता चल गई थी, तो वे लोग पूरी बस्ती ही खाली कर कहीं दूर चले गए थे। वहीं जो एनजीओ वाले उनकी मदद कर रहे थे वो कोई और नहीं, वीनू और चीरू की मॉम थी। आगे संतोष जी जब हॉस्पिटल आते हैं तो गार्गी उनके साथ जाने से मना कर देती है, ये बोलकर कि डॉक्टर्स ने उन्हें 2 दिन का और बेड रेस्ट लिख दिया है। लेकिन तभी गार्गी को हिचकियां आने शुरू हो जाती है। ये देखकर संतोष जी भी समझ जाते हैं गार्गी अब नहीं बचने वाली है, इसलिए वो जाने से मना करने लगते हैं और बहुत ही रोने लगते हैं। पर गार्गी उन्हें शांत कर उसके मरने से पहले ही चले जाने बोलती है, लेकिन संतोष जी ऐसा करने से मना कर देते हैं। अगले सीन में देखते हैं गार्गी मर चुकी थी और हॉस्पिटल वाले उसके सामान को आकर संतोष जी को दे देते हैं। तभी वहाँ पर चीरू भी आ जाता है और जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसे संतोष जी से लिए थे वो चुपके से संतोष जी के बैग में डाल देता है। बाद में संतोष जी भी दुखी हालात में चीरू से बिना कुछ बोले हॉस्पिटल से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह संतोष जी आकर चीरू को बताते हैं बोट वाला मान गया है, तो उसे जल्दी से साथ चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब चीरू बोट के पास जाता है तो वहाँ कोई नहीं था और संतोष जी खुद ही बोट को चलाकर लेकर चले जा रहे थे। तभी देखते हैं जब बोट वाला वहाँ आता है तो पता चलता है उसकी बोट चोरी हो गई है। तभी चीरू भी दिखता है संतोष ने तो रस्सी को काटकर बोट को ही ले लिए थे। 4th एपिसोड में हमें 1943 के अंडमान और निकोबार में दिखाया जाता है, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। तभी अंडमान के जंगलों में एक बंकर देखते हैं जहां 2 जापानीज सोल्जर छुपे हुए थे। बाद में वहां पर उनका एक सोल्जर बहुत ही जख्मी हालात में आता है, जो बताता है उनके साथ गए सारे सोल्जर्स जंकिंग लेक के पास किसी मिरेकल की तरह मारे गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चल पाया था वे लोग कैसे मारे गए थे। तभी हम देखते हैं उस सोल्जर को भी हिचकियां आने शुरू हो जाते हैं और कुछ ही देर में वो भी मारा जाता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आती है। जब एलजी सर सुबह जागते हैं तभी शिवा सर आकर बताते हैं एटम का पूरा मैनेजमेंट अंडमान छोड़कर कहीं जा चुका है, पर कहाँ इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। इसलिए एलजी सर तुरंत ही एक मीटिंग रखते हैं ये पता करने के लिए कि आखिर एटम वाले कहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि आखिरी बार एटम के सारे लोगों को पोर्ट की तरफ जाते हुए देखा गया था, पर उन्हें वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा था। इसलिए उन्हें लग रहा था एटम वाले सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद भी अंडमान से स्कैप कर गए हैं। इसलिए एलजी सर भी जल्दी से जल्दी एटम के लोगों को ढूंढने का परमिशन देते हैं। लेकिन शिवा सर एलजी सर को केतन से बात करने का सुझाव देता है, क्योंकि वही था जो एटम के लोगों को अच्छे से जानता था। इसलिए अब शिवा सर केतन से ही एटम के लोगों के बारे में पूछने लगते हैं, पर उसे भी नहीं पता था एटम वाले कहाँ गए हैं, क्योंकि जब वो उन लोगों से मिलने गया था तो किसी ने उसके सर पर मारकर बेहोश कर दिया था। बाद में जब उसकी नींद खुली तो वहाँ कोई भी नहीं था। पर केतन के स्टेटमेंट पर शिवा सर को जरा सा भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्हें लग रहा था इस बार भी केतन झूठ ही बोल रहा है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि केतन इतनी बार शिवा सर से झूठ बोल चुका था कि इस बार सच बोलने के बावजूद भी शिवा सर को केतन की बातें झूठी लग रही थी। और यही वजह भी थी कि शिवा सर गुस्से में केतन से ही पूछते हैं कि वो हर बात पे झूठ क्यों बोलता है। तो इस बार केतन भी गुस्से में जवाब देता है कि सच बोलने की सजा वो काट रहा है। तभी हमें यहाँ पर एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब केतन ने किसी बिल्डर के घर पर छापे मारे थे तो उसने बिल्डर के घर से 3 करोड़ कैश बरामद किया था, लेकिन केतन के सीनियर ने सारे पैसे छुपा दिए और रिपोर्ट में सिर्फ 18 लाख ही मेंशन किया था। ये देखकर केतन रिपोर्ट पर साइन करने से मना कर देता है, जिस वजह से उस पर ही इंक्वायरी बैठ जाती है।
इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ बातों ही बातों में केतन का ध्यान कार्गो कंटेनर्स पर जाता है, क्योंकि इस वक्त पोर्ट पर सबसे ज्यादा कंटेनर्स एटम के ही थे। तो केतन को लग रहा था एटम वाले पोर्ट से निकलते हुए इसलिए नहीं दिखे थे क्योंकि वे लोग पोर्ट से बाहर ही नहीं आए थे, वे लोग पोर्ट पर ही किसी कंटेनर में छुपे हुए होंगे। ये सुनकर शिवा सर भी ऑफिसर्स की 2 टीम पोर्ट पर खोजबीन करने के लिए भेजते हैं। साथ ही शिवा सर केतन की कहानी से भी कन्विंस नहीं होते। उन्हें लग रहा था जब उस वक्त केतन ने सच बोला था तो उसे पनिश क्यों किया गया था। तो पता चलता है इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में जो एविडेंस केतन ने सबमिट किए थे कैश और डॉक्यूमेंट्स का, वो इंक्वायरी कमेटी को मिले ही नहीं थे। साथ ही कमेटी वालों का तो ये भी कहना था केतन ने जितने भी विटनेसेस से साइन करवाए थे होटल के स्टाफ और गेस्ट से, वो सारे ब्लैंक पेपर पर कराए थे। लेकिन केतन का कहना था ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं। उसे लग रहा था किसी ने विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया है, पर कमेटी वाले केतन की एक नहीं सुनते और उसे मेनलैंड से अंडमान ट्रांसफर कर देते हैं। बाद में केतन का सीनियर भी उससे डायलॉग देकर जाता है कि अगर केतन उसका साथ देता तो उसका कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए अब केतन का कहना था एटम ही वो जरिया था जो उसे मेनलैंड ट्रांसफर करवा सकता था, जिसके लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी एक ऑफिसर आकर बताता है उन्हें एटम वाले मिल गए हैं जो वहीं के कंटेनर में कहीं छुपे हुए थे। आगे अब संतोष जी को देखते हैं जो बेहोश थे और एक टापू के किनारे रुके हुए थे। तभी चीरू उन्हें जगाकर बताता है कि वे लोग कहाँ आकर रुके हैं उसे नहीं पता, क्योंकि रात में तूफान आने की वजह से उनके बोट का मोटर खराब हो चुका था, जिस वजह से बहाव के कारण उनका बोट किसी किनारे पर आकर लग गया था। इसलिए अब चीरू संतोष जी को लेकर उसी टापू पर जाने लगता है ताकि पता चल सके वे लोग कहाँ आए हुए हैं। कुछ दूर ऊंचाई चढ़ने के बाद चीरू को पता चलता है वो टापू पोर्ट ब्लेयर से काफी दूर है और वे लोग ओराका के टेरिटरीज में पहुंच चुके हैं। इसलिए अब चीरू संतोष जी को लेकर ओराका टेरिटरीज से होते हुए मेन रोड की तरफ जाने लगता है। क्योंकि चीरू एक टूरिस्ट गाइड था तो वो ओराका के जंगलों से अच्छे से वाकिफ था, पर चीरू को रास्ते में जाते वक्त एक भी ओराकास के लोग नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से चीरू को लग रहा था दोनों को देखकर ओराकास के लोग छुप गए हैं। पर कुछ ही दूर जंगल में आगे जाने के बाद वहाँ पर कुछ टेंट्स लगे हुए मिलते हैं, जिससे चीरू भी समझ जाता है शहर के लोग भी वहाँ आए हुए हैं। इसलिए चीरू सारे टेंट्स में ही जाकर शहर से आए लोगों को ढूंढने लगता है, पर टेंट्स में कोई भी नहीं था। बाद में कुछ देर और ढूंढने के बाद कुछ शहर वालों की लाश भी उन्हें दिख जाती है जो उसी वायरस की वजह से मारे गए थे। ये देखकर चीरू भी समझ जाता है लॉकडाउन से पहले वे लोग पोर्ट ब्लेयर से ही पानी लाए होंगे, जिसे पीकर वे लोग मारे गए हैं। वहीं पर संतोष जी की नजर कछुए के टूटे हुए अंडे पर जाती है जो वहीं पर गिरी हुई थी। ये देखकर चीरू भी बताता है वहाँ जंगलों में पोचिंग बहुत होती है, इसलिए वे लोग भी कछुए के अंडे को चुराने आए होंगे। इसके बाद चीरू संतोष जी को भी सावधान रहने बोलता है, क्योंकि उसी जंगलों में लोग जानवरों को भी पकड़ने के लिए बड़े बड़े गड्ढे भी खोद कर रखे हुए रहते हैं। दूसरी तरफ ज्योत्सना भी बंकर बासु को ढूंढते हुए उनके बंकर के पास पहुंचती है। दोस्तों, ये वही शेल्टर था जहां जापानीज ठहरे हुए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जापानीज ने अंडमान आइलैंड को ऑक्युपाइड कर वहीं पर बहुत सारे शेल्टर्स बनाए हुए थे, जिसमें से एक शेल्टर ये भी बना हुआ था। लेकिन जब ज्योत्सना शेल्टर में जाने लगती है तभी कोई अंदर से पटाखे फोड़ने लगता है और ज्योत्सना को वापस लौट जाने के लिए बोलने लगता है। पर ज्योत्सना उसे बताती है कि वो उसके बेटे सौविक की फ्रेंड है जो विनू के साथ उसके घर में आया करती थी और अभी भी वो अपने लिए नहीं एक बच्चे के लिए आई है। वैसे ज्योत्सना जानती थी कद्दू को जो मेडिसिन चाहिए थे वो अंकल वासु के पास ही मिलेगी, पर फिर भी बासु अंकल ज्योत्सना की मदद करने से मना कर देते हैं और उसे वहाँ से जाने बोलते हैं। तो अब ज्योत्सना अंकल को उनके बेटे सौविक की याद दिला देती है, ये बोलकर कि अगर सौविक होता तो वो ज्योत्सना को कहीं जाने नहीं देता। ये सुनकर फाइनली बासु अंकल भी बाहर आते हैं। इसके बाद वो तीनों को टेस्ट भी करते हैं। जब उन्हें कंफर्म हो जाता है तीनों नेगेटिव हैं, तो अब बासु अंकल तीनों को शेल्टर्स लेकर चले जाते हैं। मगर अंदर आने के बाद वो तीनों को किसी भी चीज को छूने से मना करते हैं और अपने सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने बोलते हैं। और तो और जैसे ही दवा मिल जाए तीनों को निकल जाने के लिए भी बोलते हैं। वहीं पर ज्योत्सना को पता चलता है अंकल वासु को इंसानों से एलर्जी थी, इसलिए वो अकेले ही जंगलों में अपना दिन बिताते थे ताकि वो जापानीज के इतिहास का हिस्सा बने रहें। बंकर के अंदर जाते वक्त पाथ की नजर जापानीज का कुछ पुराने बुक्स पर जाती है, जिसमें LHF जैसी बीमारी का ही जिक्र था और जापानीज की एक पिक्चर भी थी
ये वही जापानीज था जिसे हमने LHF की बीमारी से मरते हुए देखा था। लेकिन तभी वहाँ पर बासु अंकल आ जाते हैं और पार्थ पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही किसी भी चीज को छूने से मना किया था। इसलिए अब वो पार्थ को डांट कर वहाँ से चला देते हैं। लेकिन पार्थ उसी दिन रात में फिर से उसी बुक को देखने आता है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। पर तभी वहाँ पर फिर से बासु अंकल आ जाते हैं और इस बार वो तीनों को ही बंकर से निकल जाने के लिए बोलने लगते हैं। ये देखकर ज्योत्सना भी वहाँ आती है और पार्थ की तरफ से खुद ही माफी मांगने लगती है, पर अंकल ज्योत्सना की एक नहीं सुनते। इसलिए अब पार्थ भी आकर अंकल से माफी मांगता है, पर साथ ही वो ये भी पूछता है कि ये कैसा रूल है जिसे तोड़ने के लिए वो सभी को बाहर निकाल देंगे। तो अंकल भी बताते हैं उनके रूल उनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि रूल को फॉलो ना करने की वजह से ही 1974 में बंगाल चिकन पॉक्स की महामारी में उनके चारों भाई मारे गए थे, पर अंकल बचे हुए थे। वहीं 20 साल पहले मलेरिया की महामारी में उनका आधा परिवार खत्म हो गया और उनका बेटा भी मारा गया था, लेकिन फिर भी अंकल जिंदा रहे। वहीं कोविड तक की महामारी में वो सरवाइव कर गए और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वे सारे रूल्स को फॉलो करते थे। इसलिए अंकल का कहना था इससे पहले कि पार्थ उनके सारे रूल्स को तोड़कर उनकी जान खतरे में डाल दे, अंकल सभी को वहाँ से निकल जाने बोलते हैं। पर तभी वहाँ कद्दू भी आती है और अंकल को कुछ भी शेयर करने का पाठ पढ़ाती है, क्योंकि उसने स्कूल में सीखा था जब हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं तभी हम नए फ्रेंड्स भी बनाते हैं। पर अंकल बोलते हैं उन्हें फ्रेंड्स नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ अपने रूल चाहिए, जिसकी वजह से अभी तक वो सरवाइव कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस पर कद्दू भी बोलती है आखिर वो ये सब किसके लिए कर रहे हैं, जब फ्रेंड्स ही नहीं होंगे तो वो खेलेंगे किसके साथ। ये बोलकर अब कद्दू वहाँ से सोने चली जाती है। आगे रितु भी डॉक्टर सिंह के सारे रिसर्च पेपर को ले जाकर शशि सर को दिखाती है। तभी रिसर्च में पता चलता है पेप्टाइड नाम के पदार्थ से LHF के बैक्टीरिया को मारा जा सकता है और वो पेप्टाइड एंडमाइन इग्निशिया नाम के किसी प्लांट में पाई जाती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये प्लांट 30 साल पहले एक्सटेंड हो चुकी थी, पर फिर भी 2025 के इको सर्वे में एक जगह जंकिंस बायोलॉजिकल पार्क के 1 एकड़ जमीन में इग्निशिया प्लांट पाया गया था। इसलिए रितु ने 3 लोगों के साथ मिलकर एक टीम बनाई थी जो उस जगह के सैंपल्स को कलेक्ट करने जंकिंस जाने वाले थे। ये सुनकर शशि सर रितु को थोड़ा पेशेंस रखने बोलते हैं और हॉस्पिटल में ध्यान देने बोलते हैं, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में ज्यादा पेशेंट हो जाने की वजह से वे लोग सारे पेशेंट्स को देख नहीं पा रहे थे। इसलिए शशि सर रितु को अभी रियल ह्यूमन लाइफ पर ध्यान देने बोलते हैं, जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। पर रितु शशि सर की बातों को इग्नोर कर देती है और अपनी टीम को लेकर जंकिंस पार्क तक भी पहुंच जाती है जहां पर वो प्लांट पाए गए थे। पर जब रितु वहां पहुंचती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो जगह पूरी तरह से एक बंजर जमीन बनी हुई थी। ये देखकर तो रितु को भी समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैप के अनुसार वो सही लोकेशन पर पहुंची थी। दूसरी तरफ LG सर को भी पता चलता है एटम वाले कुछ भी बताने से मना कर रहे थे कि उनका डेस्टिनेशन क्या था। साथ ही शिवा सर के ऑफिसर्स उनके हर एम्प्लॉय से भी पूछताछ कर चुके थे, पर उन्हें भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब सुनने के बाद तो वहाँ पर केतन भी आकर एटम वालों से पूछताछ करने के लिए परमिशन मांगता है, क्योंकि बाकियों के मुकाबले केतन उनके वीक पॉइंट को अच्छे से जानता था। इसलिए LG सर भी केतन को परमिशन दे देते हैं। बाद में केतन भी मिस्टर वानी और मैम से पूछताछ कर वापस LG सर के पास आता है और उन्हें कुछ नंबर के कोऑर्डिनेट्स देता है। कोऑर्डिनेट्स को देखकर LG सर वहां पर साउथ एशिया का सबसे बड़ा मैप मंगवाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है एटम वाले किसी हक्सली नाम के आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बाद में पता चलता है वो आइलैंड इंडिया का है ही नहीं, वो आइलैंड बर्मा के हिस्से में आता है। पर शॉकिंग न्यूज ये थी कि एटम वालों ने लास्ट वीक बर्मा के गवर्नमेंट से पूरा आइलैंड ही खरीद लिया था, क्योंकि एटम वाले अपनी वाइफ की सेफ्टी के लिए कोई भी कीमत चुका सकते थे। ये सुनकर तो भौमिक जी एटम वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने बोलते हैं। पर LG सर को यहाँ एक आइडिया आता है, इसलिए वो एटम वालों को छोड़ देने बोलते हैं, मगर हजारों नॉन इन्फेक्टेड सिविलियंस के साथ, क्योंकि वो जगह सभी के लिए बिल्कुल यूनिक था, साथ ही बिल्कुल नॉन इन्फेक्टेड, जहाँ आसानी से नॉन इन्फेक्टेड लोगों को आइसोलेट कर प्रोटेक्ट किया जा सकता था। इसलिए LG सर का कहना था जो एटम वालों का एस्केप मिशन था वो LG सर के लिए अब रेस्क्यू मिशन हो सकता था। फिर क्या था, LG सर अपने सबसे बड़े शिप को तैयार करने बोलते हैं और 5000 नॉन इन्फेक्टेड लोगों को
रेस्क्यू करने बोलते हैं, क्योंकि उनके सबसे बड़े शिप पर ज्यादा से ज्यादा 5000 लोग ही आ सकते थे। लेकिन ये सुनकर केतन का कहना था एटम वाले इसके लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि एक आइलैंड पर हजारों लोगों के लिए रिसोर्सेज अरेंज करना और उनका ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन एलजी सर केतन को उन्हें राजी करने बोलते हैं, क्योंकि एलजी सर जानते थे एटम वाले केतन की बात पहले भी मान चुके हैं, इसलिए वो केतन से एटम वालों को एक बार और कन्विंस करने बोलते हैं। साथ ही एक हफ्ते के अंदर उनकी पहली इवैक्यूएशन शिप निकलवाने का भी ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी तरफ जब चीरू मरे हुए लोगों के सामानों को चेक कर रहा था, तभी उसे एक वीडियो कैमरा मिलता है जिसमें शहर से आए लोग ओराका के लोगों को दारू और सिगरेट पिला रहे थे। ये देखकर चीरू भी बताता है शहर से आए लोग ओराका के लोगों को हर चीज का नशा कराकर उनका फायदा उठाते हैं। साथ ही वे लोग ओराका की लड़कियों का रेप भी किया करते थे। तभी वीडियो में दिखती है जो पानी शहर के लोग लाए थे वही पानी ओराका के लोगों ने भी पिया था। ये देखकर चीरू भी समझ जाता है उन्हें जंगल में एक भी ओराका इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि वायरस की वजह से सारे ओराकाज मारे गए थे। यही सोचते हुए चीरू के हाथ से उसका बैग गिर जाता है जिसमें कछुए का अंडा भी रखा हुआ था। ये देखकर तो अब संतोष जी चीरू से उस अंडे के बारे में पूछने लगते हैं। जब चीरू कोई एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दे पाता, तभी संतोष जी भी समझ जाते हैं चीरू इसी अंडे को पहुंचाने के लिए पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड आया था, क्योंकि उसी के इंसिस्ट करने पर ही संतोष जी नील आइलैंड आने को राजी हुए थे, जिसकी वजह से संतोष जी अपने परिवार से अलग भी हुए थे और तो और उन्होंने अपनी बीवी को भी खो दिया था। इसलिए अब संतोष जी अकेले ही वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर चीरू उनसे माफी भी मांगता है और उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, क्योंकि अकेले जंगल में संतोष जी भटक भी सकते थे। पर संतोष जी चीरू की एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने पर संतोष जी एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। आगे रितु भी जब वापस हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कुछ पेशेंट्स मारे गए हैं। इसलिए रितु शशि सर से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसे लगा था वो प्लांट को लाकर सब कुछ ठीक कर देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर शशि सर रितु को 2-4 बातें सुनाकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर केतन भी रितु के साथ बैठकर बातें करता है, क्योंकि रितु के जैसे ही केतन के बॉस भी तो उसे सुनाया करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर केतन के बॉस आ जाते हैं, I mean शिवा सर आ जाते हैं। ये देखकर केतन भी एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि वो हॉस्पिटल रूटीन चेकअप करवाने आया था, लेकिन शिवा सर यहाँ उसके लिए नहीं बल्कि ओराका टेरिटरी से उन्हें 3 एनजीओ वर्कर्स की बॉडी मिली थी, इसलिए उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने आए थे। इसलिए रितु भी वो रिपोर्ट्स ले जाकर शशि सर को दे देती है। साथ ही शिवा सर को केतन को देखकर उन्हें एक बात याद आती है, इसलिए शिवा सर का पूछना था आखिर केतन एटम वालों से अपना डेस्टिनेशन बताने के लिए इतना इजीली कैसे कन्विंस कर लिया था। तो केतन भी बताता है वो एटम वालों को विश्वास दिलाया कि वो उनके साथ काम कर रहा है, पर उन्हें क्या पता था कि केतन दूसरे साइड है, यानी पुलिस वालों के साथ। इसके बाद अब केतन भी शिवा सर को धन्यवाद देता है कि 4 साल बाद ही सही बिल्डर केस के बाद उसे पहली बार लग रहा था वो सच्चाई के लिए लड़ रहा है। इसलिए अब केतन ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर शिवा सर को थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि 2 साल पहले ही केतन का पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर हुआ था। तो अगर बिल्डर केस की वजह से केतन का पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर हुआ है तो उस बात को 4 साल कैसे हो सकते थे। ये सुनकर अब केतन भी बात को घुमाने की कोशिश करता है, पर शिवा सर इस बार फिर से केतन के झूठ को पकड़ लेते हैं। तभी हमें यहाँ पता चलता है केतन ने 2 केस को मिक्स्ड अप कर एक स्टोरी बनाई थी, क्योंकि बिल्डर के केस से केतन के ट्रांसफर का कोई लेना देना नहीं था और केतन की कहानी में जो सीनियर ऑफिसर प्रेडिटर था, असल में वो प्रेडिटर खुद केतन ही था, जिसने 4 साल पहले अपने जूनियर ऑफिसर का करियर बर्बाद कर दिया था। इसलिए शिवा सर अब उस रात के बारे में भी बताने बोलते हैं जब केतन एटम वालों से मिलने गया था। तो पता चलता है जब उसे पीछे से एटम के गार्ड ने मारा था तो केतन बेहोश नहीं हुआ था। वहीं केतन वहां पर एटम वालों को आइलैंड से एस्केप होने का प्लान बताने गया था। तभी यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट पता चलती है। एटम वालों का पोर्ट में छिपना, बाद में केतन का एटम वालों का पकड़वाना, सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था, क्योंकि एटम वाले बिना एलजे सर के परमिशन के आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते थे और वो परमिशन तभी मिल सकती थी जब एटम वालों के जाने से एलजे सर को कोई फायदा हो। इसलिए
इसलिए केतन ही उन्हें भागने के प्लान के बारे में बताता है ताकि एलजे सर एटम वालों को सामने से ऑफर करें हजारों लोगों के साथ ले जाने के लिए। और होता भी वही है। आखिर में एलजे सर खुद ही 5000 लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए एटम वालों को बोलते हैं। लेकिन शिवा सर ये सब जानने के बावजूद भी एलजे सर को नहीं बता सकते थे, क्योंकि शिवा सर के पास केतन के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं था। साथ ही प्रॉब्लम ये भी थी कि केतन के बिना इवैक्यूएशन मिशन पूरी नहीं हो सकती थी। तो शिवा सर चाह कर भी 5000 लोगों की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते थे। आगे अब जंगल में बासु अंकल भी तीनों के पास आते हैं, उनके साथ कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए। तभी यहाँ पता चलता है एलएचएफ जैसी बीमारी पहले भी आ चुकी है और उनके पास जो बुक थी वो एक जापानीज डॉक्टर का था, जिन्होंने पता लगा लिया था कि इस आइलैंड पर ऐसे भी कुछ लोग थे जो एलएचएफ की बीमारी से बच सकते थे। तभी हमें चिरो को दिखाया जाता है जो संतोष जी को खोजते हुए एक जगह पर पहुंच गया था, जहां वो कुछ ओराकाज को देखता है जो एक गुफा में जा रहे थे। इसलिए चिरो भी उनका पीछा करते हुए गुफा में चला जाता है। तभी वो सारे ओराकाज के लोगों को देखता है जो उस गुफा में बिल्कुल सही सलामत थे। वही ज्योत्सना जब बुक देख रही थी तभी हमें एक जापानीज का फोटो दिखाया जाता है। ये वही डॉक्टर था जिसने ओराका के साथ एक फोटो ली थी और वही ओराका वाले जमीन पर किसी बीज को लगा रहे थे जो उसी प्लांट का बीज था जिस प्लांट को ऋतु खोजने गई थी। क्योंकि ओराका के लोग आइलैंड पर 7000 साल से रह रहे थे, इसलिए उन्होंने सदियों पहले ही इस बीमारी से लड़ना सीख लिया था। इधर अब चिरू भी जंगल से निकलकर बेहोशी के हालात में रोड पर ही बैठ जाता है। तभी वहां से एक पानी का ट्रक गुजर रही थी जो चिरू को बेहोशी के हालात में देखकर उसे गाड़ी में बैठाकर जंगल से पोर्ट ब्लेयर छोड़ देते हैं। तभी देखते हैं पोर्ट ब्लेयर से जंगल की दूरी 147 किलोमीटर थी। इधर पोर्ट ब्लेयर आने के बाद जब चिरू अपने घर जाता है तो देखता है वहाँ कुछ एनजीओ वाले आए हुए थे, जिन लोगों से उसे पता चलता है उसकी अम्मा का डेथ हो गया है। तभी हमें यहाँ पता चलता है पुलिस वालों को जो एनजीओ वालों की बॉडी मिली थी वो चिरू के अम्मा और उसके लोगों की ही थी, जो आखिरी दम तक ओराका के लोगों को बचाते हुए मारे गए थे। ये सुनकर तो चिरू के होश ही उड़ जाते हैं। इसलिए अब चिरू भी बोलता है उसके अम्मा की जान ओराका की वजह से गई है, क्योंकि उन लोगों को जहर वाला पानी पीकर भी कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन उस पानी से शहर के लोग मारे जा रहे थे। इसलिए अब चिरू इसकी सच्चाई लोगों के सामने लाने की ठान लेता है ताकि लोगों को पता चल सके ओराका के लोग कितना बेमतलबी हैं। बीमारी का इलाज जानते हुए भी वे लोग शहर वालों को कुछ भी नहीं बता रहे हैं और खुद गुफा में जाकर छुप गए हैं। तभी हमें 30 साल पहले की एक स्टोरी दिखाई जाती है जब चिरू के माता पिता उन्नी और पार्वती रात में कहीं बात करते हुए जा रहे थे। उसी वक्त उनके सामने अचानक से एक ओराका आ जाता है और दोनों से मदद मांगने लगता है। बाद में वो दोनों को अपनी बेटी के पास भी ले जाता है, क्योंकि उस ओराका की बेटी प्रेग्नेंट थी और उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। इसलिए अब दोनों उस लड़की को जंगल में ही बने अपने टावर में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्नी एक फॉरेस्ट गार्ड थे, इसलिए वो टावर भी उनका ही था। बाद में उन्नी को उसी ओराका से पता चलता है कुछ महीनों पहले कुछ पोचर्स मेनलैंड से आकर उस लड़की का रेप कर दिए थे, जिस वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात जब एनजीओ वालों को पता चली तो वो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दिए थे। तब से वो पोचर्स उन दोनों ओराका की जान के पीछे पड़े थे और इसी वजह से दोनों ओराका भागते हुए अपने कबीले से भी अलग हो गए थे। ये सब बातें सुनकर पार्वती दोनों से प्रॉमिस करती है जब तक वो दोनों जिंदा हैं उन्हें एक खरोच तक नहीं आने देंगे। इसके बाद फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है उसी जंगल में, जहाँ चिरू को देखते हैं जो फिर से उसी जंगल में आकर सोए हुए एक ओराका को जगाने लगता है और फिर छुप जाता है। बाद में जब वो ओराका चिरू को ढूंढते हुए वहाँ पर आता है तो चिरू पीछे से आकर उस ओराका को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद चिरू एक एनजीओ वाले को अपने साथ उसी टावर में लाता है जहाँ उसके पिता रहते थे। वहीं पर चिरू उस ओराका को भी पकड़े हुए था। ये देखकर एनजीओ वाला भी, जिसका नाम नंदन है, वो ओराका को छोड़ देने बोलता है, पर चिरू नहीं मानता और उसी के भाषा में नंदन को पूछने बोलता है आखिर वे लोग उस बीमारी से कैसे बच रहे हैं। पर वो ओराका कुछ भी जवाब नहीं देता। इसलिए अब चिरू खुद ही उस ओराका को मारकर पूछने लगता है कि आखिर उसमें स्पेशल क्या है जिसकी वजह से वे लोग मर नहीं रहे हैं। ऊपर से उन्हीं लोगों की मदद करते हुए सालों पहले उसके पिता मारे गए थे और इस बार चिरू की मॉम भी मारी गई थी। तभी हमें फिर से 30 साल पहले दिखाया जाता है जो पोचर्स दोनों ओराका के पीछे पड़े थे वो लड़की के पिता को मारकर वहीं लटका देते हैं। बाद में जब पार्वती जंगल से आकर देखती है तो वो जल्दी से जाकर उन्नी से भी मिलती है
जो वो भी लड़की को बचाने में काफी जख्मी हो गया था। इसलिए उन्हें पार्वती को ही वहाँ से जाकर गाँव वालों और पुलिस वालों को बुलाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो पोचर्स लड़की को लेकर चले गए थे जो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। ये सुनकर पार्वती अकेले ही सभी को बुलाने चली जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ नंदन आकर चिरू को जगा कर बताता है जिस ओराका को चिरू ने पकड़े हुए था नंदन उसे भगा दिया है, क्योंकि उस ओराका के बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर चिरू भी बाहर आकर देखने लगता है। तभी उसे ओराका भागते हुए दिख जाता है, इसलिए अब चिरू उसका पीछा करने लगता है। इधर हॉस्पिटल में देखते हैं, जब केतन हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है एटम की मैनेजर स्वाति शॉ को भी LHF की बीमारी हो चुकी है, इसलिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर उनके देखरेख में लगे हुए थे। ये बात सुनकर केतन भी थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि अभी वो मैडम के लिए एक खुशखबरी लेकर आया था, ये बोलकर कि एटम वालों के सारे टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है और 6 दिनों में एक रेस्क्यू शिप उनके लिए तैयार होने वाली थी। पर यहाँ मिस्टर वानी स्वास्थ्य के बिना कहीं भी जाने से मना कर देते हैं। उनका कहना था वो स्वास्थ्य मैडम के बिना कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो वो एटम के मालिक ब्रेंडन शॉ की वाइफ थी, ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी जो 12 साल बाद अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए स्वास्थ्य शॉ के साथ बच्चे को भी बचाना जरूरी था। इस बात पर केतन उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि अब मैडम का बचना मुश्किल है, क्योंकि LHF से अभी तक कोई भी नहीं बच पाया है। इसलिए अब केतन मिस्टर वानी को मैडम के बिना ही जाने बोलता है, पर मिस्टर वानी अकेले जाने से साफ इनकार कर देते हैं और मैडम को बचाने का कोई उपाय ढूंढने बोलते हैं। इधर रितु जब हॉस्टल में आती है तो उसे पता चलता है उसके रूम की चाबी कोई पुलिस वाला ले गया है। ये सुनकर रितु जल्दी से अपने रूम में आती है, क्योंकि रितु के पास जो डॉक्टर सिंह का डॉग था वो अनजान लोगों पर अटैक कर देता था। लेकिन रूम में आकर रितु देखती है केतन उसके साथ खेल रहा था। इसके बाद केतन रितु को स्वास्थ्य शाह के बारे में भी बताता है कि अगर हजारों लोगों को उस आइलैंड से इवैक्यूएट करना है तो किसी तरह से उसे स्वास्थ्य शाह को बचाना होगा। इसलिए केतन उस प्लांट के बारे में पूछता है जिसके बारे में रितु हॉस्पिटल में बात कर रही थी, तो केतन ने भी वो बातें सुन ली थी। ये सुनकर रितु भी बताती है वो गई तो थी उस प्लांट को खोजने, पर प्लांट उसे मिला ही नहीं था। वहीं ओराका के लोगों को इसके बारे में पता है, पर वे लोग भी कहाँ छुपे हुए हैं किसी को भी नहीं पता। इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए रितु को एक बहुत बड़े सर्च ऑपरेशन की जरूरत थी, उस जगह को ढूंढने के लिए जहाँ ओराका के लोग छुपे हुए हो सकते थे। ये बात सुनकर तो केतन रितु का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर बंकर में भी देखते हैं बासु अंकल ज्योत्सना और दोनों बच्चों के साथ अच्छे से रहने लगे थे और बात करने लगे थे। वहीं कुछ देर बाद पार्थ को देखते हैं जो शाम होते ही बंकर से बाहर आकर एक बिल्ली को ब्रेड खिलाना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी को कुछ बताए। वहीं ज्योत्सना फिर से रेडियो पर ही वीरू से कांटेक्ट करती है। तभी वीनू ज्योत्सना को भी इवैक्यूएशन के बारे में बताता है। ये सुनकर ज्योत्सना भी उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन था दोनों बच्चों के माता पिता उसे वहाँ जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद हमें फाइनली संतोष जी को भी दिखाया जाता है, जिन्हें बहुत देर बाद होश आती है तो वो अपने आप को एक बड़े से गड्ढे में पाते हैं। पास में ही वहाँ पर बहुत सी चींटियां भी संतोष जी को दिख जाती है। ये देखकर संतोष जी भागने की कोशिश करते हैं, पर अफसोस उनके पैर में मोच आने की वजह से वहीं पर गिर जाते हैं। जब संतोष जी अपना पैर देखते हैं तो उसमें सूजन आ चुकी थी, साथ ही बहुत ही दर्द भी हो रही थी। कुछ देर बाद जब संतोष जी पानी पीने के लिए बोतल निकालते हैं तो बोतल भी खाली हो चुकी थी, लेकिन बैग में दोबारा देखने पर उन्हें एक जूस का बोतल दिखता है। ये देखकर संतोष जी उसी जूस को पीने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं पीते, क्योंकि उन्होंने वो जूस अपनी बेटी कद्दू को देने के लिए रखा था, जिसे मरते वक्त संतोष जी की वाइफ गार्गी ने संतोष जी को दी थी कद्दू को पिलाने के लिए। इसलिए अब संतोष जी पेड़ पर लगे नारियल पानी को पत्थर से मारकर गिराने लगते हैं, पर एक भी पत्थर नारियल पर नहीं लगती। लेकिन संतोष जी के आसपास गिरे हुए सारे पत्थर जरूर खत्म हो जाते हैं। साथ ही संतोष जी पूरी तरह से थक भी जाते हैं, इसलिए वो फिर से जूस को पीने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर फिर भी वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर इस बार वो जूस को गड्ढे से बाहर फेंक देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर संतोष जी को एक बिल दिखाई देती है, इसलिए वो पास जाकर बिल पर रखे पत्थर को हटाने लगते हैं तो वहाँ पर कुछ अंडे रखे हुए मिलते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त एक सांप भी उसी बिल से निकलकर संतोष जी की तरफ आने लगता है, इसलिए संतोष जी जल्दी से पीछे हट जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। तभी क्या देखते हैं, सांप उसकी बातें सुनकर वापस से अपने बिल में चला जाता है। इसके बाद अब संतोष जी अकेले ही गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, पर जैसे ही वो अपना पैर डाली पर रखते हैं उनका पैर पूरी तरह से दर्द देने लगता है और वो वापस गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो फिर से उनकी नजर अंडों पर ही जाती है,
है, इसलिए वो दोबारा अंडों को जाकर निकालने लगते हैं। जैसे ही वो एक अंडे को हाथ में लेते हैं, सांप इस बार गुस्से में उनके पास आने लगता है। इसलिए संतोष जी फिर से पीछे हटने लगते हैं, पर वो ज्यादा नहीं भाग पाते। इसलिए अब संतोष जी एक बड़े से पत्थर को उठाकर सांप को ही मार देते हैं। इसके बाद वो फाइनली जाकर एक अंडे को भी तोड़कर खा लेते हैं। तभी वहाँ पर एक नारियल पानी भी गिर जाती है। इधर बंकर में ज्योत्सना अंकल से जाने की बात कर ही रही थी, तभी पार्थ को देखते हैं, जो एक बार फिर से बिल्ली को खिलाने जाता है। तभी पार्थ देखता है वो बिल्ली भी मरी हुई थी और उसके भी गले पर वही काले निशान थे। ये देखकर पार्थ भी काफी डर जाता है, इसलिए अब वो भी अपने गर्दन पर देखता है तो उसके गले में भी वही काले धब्बे हो चुके थे। इसलिए अब पार्थ सबसे बचते हुए बंकर में आकर एक कमरे में बंद हो जाता है और कद्दू को डराकर अपने से दूर कर देता है। बाद में सभी जैसे ही सो जाते हैं, पार्थ पूरी सेफ्टी के साथ बंकर से अकेले जाने लगता है। पर पार्थ जैसे ही बाहर आता है, उसे अंकल जी भी दिख जाते हैं, जो वहीं पर मरे हुए बिल्ली को पकड़े हुए थे। इसलिए अब पार्थ भी वहीं पर बैठकर अंकल को बताने लगता है कि वो अब मरने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता। ये बोलकर अब पार्थ वहाँ से जाने लगता है। पर इस बार अंकल जी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बेटे के मरने के बाद सालों तक उन्होंने अकेली जिंदगी बिताई थी। इसलिए अब इस बार किसी का साथ देने में वो मर भी जाए तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये बोलकर अब अंकल जी पार्थ के साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ संतोष जी भी नारियल पानी पीकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं और बैग को गड्ढे से बाहर फेंककर उन चींटियों के पास जाते हैं और बहुत सारी चींटियों को उठाकर पूरे शरीर में रगड़ लेते हैं, ताकि चींटियों के काटने के दर्द के सामने उनके पैरों का दर्द कम महसूस हो। इसके बाद वो चिल्लाते हुए फिर से गड्ढे से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। इसी तरह कुछ देर प्रयास करने के बाद फाइनली वो गड्ढे से बाहर भी आ जाते हैं, पर ज्यादा दर्द होने की वजह से संतोष जी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इधर अब केतन भी अपनी टीम के साथ मिलकर ऋतु के बताए अनुसार पूरे जंगल की खोजबीन करना शुरू कर देता है। खोजबीन करने के दरमियान पुलिस वालों को चीरू भी मिल जाता है, जो एक ओराका के पीछे भाग रहा था। बाद में चीरू के पास से पुलिस वालों को एक लॉकेट भी मिलती है, पर उसी वक्त केतन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसलिए अब चीरू उसे देखकर पहचान जाता है और उसे ही छुड़ाने के लिए बोलने लगता है। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर से केतन को पता चलता है जो लॉकेट चीरू के पास मिली थी वो ओराका के लोगों की निशानी है, और वो निशानी वे लोग उसी को देते थे जिनके साथ उनका खून का रिश्ता हो। इसलिए केतन भी आकर चीरू से ओराका के बारे में जो भी जानता था उसे बताने बोलता है, पर चीरू को भी कुछ भी नहीं पता था। इसलिए पुलिस वाले चीरू को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही चीरू ओराका को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है, पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और उस ओराका को पकड़कर ले जाने लगते हैं। ये देखकर वो ओराका भी एक गीत गुनगुनाने लगता है। तभी वो गीत सुनकर चीरू को अपनी अम्मा की याद आने लगती है, क्योंकि चीरू जब बच्चा था तो उसकी अम्मा भी यही गीत चीरू को सुनाया करती थी। तभी फिर से हमें 30 साल पहले दिखाया जाता है, जब चीरू के माता पिता गाँव के ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वो उस ओराका लड़की को भी देखते हैं, जो पूरी तरह से जली हुई थी, क्योंकि पोचर्स ने उस लड़की को ले जाकर बहुत ही मारा था और जलाने की भी कोशिश की थी, पर किसी तरह से उसे गांव वालों ने बचा लिया था। बाद में वो लड़की एक बच्चे को भी जन्म देती है, जो बिल्कुल सही सलामत था। इसलिए वो लड़की बच्चे की जिम्मेदारी पार्वती को ही दे देती है, साथ ही वो लॉकेट भी। तभी हमें पता चलता है वो बच्चा कोई और नहीं चीरू ही है। इसलिए पार्वती और उसके हस्बैंड मिलकर बच्चे की परवरिश करना शुरू कर देते हैं और उसका नाम चिरंजीवी रखते हैं। इसके बाद पार्वती भी एक बच्चे को जन्म देती है, जो कोई और नहीं वीनू था। आगे 6 एपिसोड में हजारों साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब कुछ ओराकास जंगल में जा रहे थे। तभी एक ओराका जो बहुत ही ज्यादा चलने की वजह से थक चुका था, वो पास के तालाब में जाकर पानी पीने लगता है। लेकिन तभी उनका मुखिया वहां आकर बताता है वो अब इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि जिस तालाब से वो पानी पी रहा था वो तालाब मरे हुए जानवर से इन्फेक्टेड हो चुका था। इसलिए कबीले का मुखिया उसे सभी से बहुत दूर चले जाने बोलता है, ताकि इन्फेक्शन और लोगों में ना फैले। जिसके बाद वो ओराका वहाँ से मीलों चलने के बाद जब थक जाता है तो वो एक गुफा में जाकर वहीं बेहोश हो जाता है। बाद में जब उसे होश आता है तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल चुका था। लेकिन तभी उस ओराका के हाथ एक प्लांट लग जाती है, इसलिए वो उसे ही खाना शुरू कर देता है। अगले दिन जब सारे ओराकास जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उनके सामने वही ओराका आ जाता है जैसे उन लोगों ने अपने कबीले से दूर किया था। पर वे लोग देखते हैं ये लड़का बिल्कुल स्वस्थ और सही सलामत है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं, साथ ही सभी के सभी उसे अपना लीडर भी मानने लगते हैं। और फिर तभी से सारे ओराकास के लोग उसी प्लांट को खाकर वायरस से बचते आ रहे थे। इसके बाद सीन फिर से
प्रेजेंट के हॉस्पिटल में आती है, जहाँ रितु पुलिस द्वारा लाए हुए ओराका के ब्लड सैंपल को लेकर कुछ टेस्ट करती है। तभी उसे पता चलता है जिस पेप्टाइड को वो प्लांट में ढूंढ रही थी वो ओराका के इम्यून सिस्टम में है, क्योंकि ओराका के लोग पुराने जनरेशन से ये प्लांट कंज्यूम करते आ रहे थे, जिस वजह से वे लोग इस डिजीज के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर चुके थे। जिसका मतलब था वो ओराकास डिजीज का सॉल्यूशन बताने वाला नहीं, बल्कि वे लोग खुद ही सॉल्यूशन थे। इसलिए अब डॉक्टर्स उस ओराका के बॉडी से पेप्टाइड निकालकर पेशेंट के बॉडी में ट्रांसफर करने वाले थे। लेकिन इससे पहले शशि सर एनजी सर से परमिशन लेने की सोच रहे थे, क्योंकि इस प्रोसीजर में ओराका के ब्रेन से एक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला था, जिससे उस ओराका की मृत्यु भी हो सकती थी। पर भौमिक जी एलजी सर से परमिशन लेने से मना करने लगते हैं, क्योंकि एलजी सर इस प्रोसीजर को ही बंद करा देते, पर वो कभी भी ओराकास की लाइफ दांव पर नहीं लगाते। दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो काला पानी से कोई भी लोग नहीं निकल पाते, इसलिए अब एक जान के बदले में 5000 लोगों के जान का सवाल था। इसके बाद सब कुछ रेडी हो जाने के बावजूद भी अभी भी एक इंसान से परमिशन की जरूरत थी, जो खुद वही ओराका था, जिसे फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल से लाया था और उसका नाम एनमी है। इसलिए अब डॉक्टर्स एनमी से भी परमिशन लेने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हजारों लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन इस प्रोसीजर में एनमे का बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वही जब डॉक्टर्स एनमे से बात करने आते हैं तो उनके साथ आया हुआ ट्रांसलेटर गुस्से से एनमे से बात कर रहा था। ये देखकर नंदन उस डॉक्टर को चुप रहने बोलता है, क्योंकि नंदन भी ट्राइबल वेलफेयर से अर्जी लेकर वहाँ आया हुआ था। इसलिए नंदन खुद ही एनमी से बात करता है, क्योंकि आखिरकार उसके जान का सवाल था। कुछ देर बात करने के बाद नंदन डॉक्टर्स को बताता है कि वो अपनी जान देने को तैयार है, मगर एक शर्त पर कि वे लोग उसके कबीले वाले को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि एक बार तो शहर वाले एटाबॉस के चक्कर में उसके पूर्वजों का घर उजाड़ ही दिए थे, जिस वजह से उसके पूर्वज नाराज थे। लेकिन एटाबॉस की बात सुनकर केतन को कुछ डाउट होता है, इसलिए वो एनमे से दोबारा बोलने बोलता है। तभी उसे एटाबॉस के बारे में पता चलता है। ये सुनकर केतन भी समझ जाता है एनमी एटाबॉस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, जिसे एटम वालों ने ही अंजाम दिया था। दूसरी तरफ जब संतोष जी की नींद खुलती है तो वो इस बार अपने आप को एक गुरुद्वारे में पाते हैं, जहाँ के कुछ सरदारों से पूछने पर पता चलता है संतोष जी को यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर छोड़ गए थे, जो ओराकास को ढूंढते हुए जंगल तक चले गए थे, और तभी उन लोगों को संतोष जी भी जंगल में दिखे थे। दोस्तों आपको बता दूं, ये ऑफिसर वही लोग थे जिन्हें लेकर केतन जंगल गया था ओराकास को ढूंढने के लिए। इसी दरमियान बात करते हुए संतोष जी की नजर एक बोतल पर जाती है, जो कि उनकी बेटी कद्दू की थी, क्योंकि उस बोतल पर कद्दू के स्कूल का नाम लिखा हुआ था, विदिशा। इसलिए अब संतोष जी उस सरदार जी से बात करने लगते हैं जिसके पास वो बोतल थी। तभी देखते हैं वो सरदार जी वही था जिसे ज्योत्सना ने पुलिस वालों से बचाया था। बाद में ज्योत्सना ने ही वो बोतल सरदार जी के पास छोड़ दी थी, ताकि सरदार जी अपनी दवाई टाइम पर ले सके। ये सुनकर संतोष जी भी ज्योत्सना के बारे में पूछने लगते हैं, तो पता चलता है ज्योत्सना ने बताया था वो किसी हॉस्पिटल में काम करती है जो पोर्ट ब्लेयर में थी, और अभी वे लोग वहाँ से 8 घंटे दूर दिगलीपुर में थे, और अभी सिर्फ पोर्ट ब्लेयर इमरजेंसी सेवाएं ही जा सकती थी। इसलिए संतोष जी को वहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती, जिसमें 3 से 4 दिनों का वक्त भी लग सकता था। दूसरी तरफ जब ज्योत्सना जागती है तो वो पार्थ और बासु अंकल को ढूंढना शुरू कर देती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन ज्योत्सना को वहीं पर रखी हुई एक चिट्ठी जरूर मिल जाती है, जिससे पता चलता है दोनों बंकर से जा चुके हैं। इसलिए अब ज्योत्सना भी अकेले कद्दू को लेकर बंकर से निकल जाती है। रास्ते में जाते वक्त जब कद्दू पार्थ के बारे में पूछती है तो ज्योत्सना भी झूठ बोल देती है कि पार्थ पहले ही जा चुका है, ताकि वो सभी के लिए सीट रिजर्व रख सके। इधर घर आकर चीरू को भी उसके दादू से पता चलता है चीरू पार्वती का अपना बेटा नहीं था, उन्होंने ओराका के लोगों से चीरू को गोद लिया था। ये सुनकर चीरू भी पछताने लगता है, क्योंकि अनजाने में ही सही चीरू की वजह से एक ओराका की जान खतरे में थी। इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर ज्योत्सना भी विनू के मॉम से मिलने के लिए आ जाती है। पर यहाँ पता चलता है विनू की मॉम तो मर चुकी है। लेकिन तभी कद्दू भी चीरू को देखकर पहचान जाती है कि उसी की वजह से कद्दू अपने माता पिता से अलग हुई थी। इसके बाद अब ज्योत्सना और चीरू बात करते हैं, जिसमें दोनों को एक दूसरे से पता चल जाता है कि पार्थ और कद्दू की मॉम एलएचएफ की वजह से ही मारे गए हैं। पर ये बात कद्दू को नहीं पता थी, क्योंकि ज्योत्सना कुछ न कुछ बहाना बनाकर कद्दू को शांत कर रही थी। इसके बाद चीरू खुद ही गाड़ी की चाबी निकालकर ज्योत्सना को दे देता है, ताकि वो कद्दू को उसके पिता के पास छोड़ सके, और खुद जिस ओराका को पकड़वाया था
उससे माफी मांगने की सोचता है। पर अब हॉस्पिटल में इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि डॉक्टर्स के अलावा वहाँ कॉमन मैन की जाने की अनुमति नहीं थी। ये सुनकर अब ज्योत्सना वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो एक नर्स थी तो उसे परमिशन मिल सकता था। इसके बाद फाइनली चीरू और ज्योत्सना को भी एक लेडी की सहायता से डॉक्टर शशि से 2 मिनट बात करने की इजाजत मिल जाती है। लेकिन शशि सर चीरू को एनिमे से बात करने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि सारे प्रोसीजर स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन चीरू शशि सर की बात सुनकर खुद को ही दोषी देने लगता है कि उसके वजह से किसी की जान चली जाएगी। इसलिए अब चीरू शशि से बोलता है एनिमे के बॉडी से जो वो निकालना चाहते हैं वो चीरू के बॉडी से भी निकाल ले, क्योंकि उसे जन्म देने वाली ओराका थी तो उसके बॉडी में भी वो चीज मिल जाएगी जो उस ओराका के बॉडी में थी। ये बोलकर चीरू शशि सर से बहुत ही मिन्नतें करने लगता है तो शशि सर भी मान जाते हैं। इसके बाद सारे डॉक्टर्स ट्रांसफर का प्रोसीजर अगले दिन से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन तभी एक डॉक्टर आकर बताती है मिस्टर शॉ को हिचकियां आने शुरू हो गए हैं। ये सुनकर शशि सर भी बोलते हैं कल तक वो वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिसेस शॉ के पास अब कुछ ही घंटे बचे थे। तो अगर मिसेस शॉ और उनके बच्चे को बचाना है तो ये प्रोसीजर उन्हें आज ही स्टार्ट करना होगा, जिसमें ऋतु का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था, जिस कारण वो मना करने लगती है, क्योंकि मिसेस शॉ लास्ट स्टेज में थी और ऐसी हालात में बच्चा और मदर दोनों को बचाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए अब ये बात जाकर ऋतु खुद ही मैम को बताती है उन्हें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, तभी मैम की जान बच सकती थी। लेकिन मैम ऐसा करने से मना कर देती है। वो चाहती थी वो मर जाए चलेगा, पर वो अपने बच्चे को बचाने बोलती है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि हजारों लोगों की जान मैम पर ही डिपेंडेंट थी। इसलिए अगर मैम को कुछ भी होता है तो उनके लोग हजारों लोगों को रेस्क्यू करने से मना कर देते। इसलिए ऋतु भी ना चाहते हुए मैम को अभी डिसीजन लेने बोलती है, क्योंकि उनके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। तो मैम को भी ना चाहते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। इसके बाद जल्दी ऑपरेशन भी शुरू हो जाती है, जिसमें चीरू के गर्दन से सर्जरी कर फ्लूइड को निकाला जाता है और उसी से मिसेस शॉ का इलाज किया जाता है। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद दोनों ही पेशेंट स्टेबल नहीं हो पा रहे थे और मिसेस शॉ का हार्ट बीट बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही चीरू को भी बहुत ज्यादा पेन होने लगी थी। इसलिए अब ऋतु अपने तजुर्बे के अनुसार कुछ दवाइयां देने बोलती है, जिसमें शशि सर मना भी करते हैं, पर ऋतु सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। जिसके बाद तो फाइनली जाकर दोनों पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं। ये देखकर अब शशि सर भी ऋतु के पास आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि इस इलाज में ऋतु का बहुत ही बड़ा डिसीजन था। तभी वहाँ पर ज्योत्सना भी आती है और ऋतु को शांत करती है। बाद में बातों ही बातों में ऋतु ज्योत्सना को भी बताती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल के लिए जो प्लांट ऋतु ढूंढ रही थी वो नहीं मिला था, क्योंकि वो एक्सटेंड हो चुका था। पर जब ज्योत्सना उस प्लांट को देखती है तो समझ जाती है इस प्लांट के बारे में अंकल बासु को डायरी में लिखा था, जिसे कद्दू अपने साथ बंकर से लेकर भी आ गई थी, क्योंकि उसे अपने ड्राइंग बुक में डायरी में बने हुए लीफ की ड्राइंग बनानी थी। इसलिए अब ज्योत्सना ऋतु को बताती है ये प्लांट अभी एक्सटेंड नहीं हुआ है। आगे केतन को नंदन से पता चलता है और आकाश मरने के बाद अपने लोगों की बॉडी को दफना दिया कर देते हैं और मिट्टी के ऊपर उसी प्लांट के बीज को छिड़क देते थे, जहाँ पर सालों बाद पेड़ पौधे उग जाते और पूरी जमीन जंगल का हिस्सा बन जाती। इसलिए अब उनके शमशान का भी पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। वहीं ब्रिटिश के आने के पहले जंकिंस में ओराका ही रहते थे, इसलिए उनके जंगल के प्रोटेक्शन के लिए एक बायो पार्क बनाया गया था। तो अगर ओराकास के जंकिंस में कोई शमशान होगा तो जंकिंस बायोलॉजिकल पार्क के आसपास ही हो सकता था। ये सुनकर तो केतन फिर से जंकिंस जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ऋतु ने जिस प्लांट का जिक्र किया था वो प्लांट जंकिंस के आसपास ही मिलने वाली थी। इसके बाद पुलिस वाले उसी जगह पर आते हैं जहाँ पहले ऋतु भी आ चुकी थी, पर वो जगह जंगल होने के बजाय पूरी बंजर जमीन थी, इसलिए ऋतु वहाँ से चली गई थी। पर पुलिस वालों को वहाँ पर एटम वालों के कुछ सबूत मिल जाते हैं, इसलिए केतन वहाँ के कुछ मिट्टी सैंपल को कलेक्ट करने बोलता है। दूसरी तरफ संतोष जी को भी जब कुछ समझ नहीं आता तो वो इमरजेंसी सेवा में आए हुए एम्बुलेंस को ही चोरी कर पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में जाते वक्त वैन से किसी के खांसने की आवाज आने लगती है। जब संतोष जी आकर देखते हैं तो वैन में एक मरीज था, इसलिए अब संतोष जी उस मरीज को सॉरी बोलकर उन्हें रोड पर ही छोड़ देता है। साथ ही एक बोर्ड पर हेल्प भी लिख देता है, ताकि वहाँ से आने जाने वालों की नजर जब मरीज पर पड़े तो वो उनकी मदद कर दें।
इधर रास्ते में जाते वक्त संतोष जी को एक चेक पोस्ट मिलती है, जहाँ पुलिस वाले संतोष जी को गाड़ी से नीचे उतारकर पूछताछ करने लगते हैं वो कहाँ जा रहा है। तो संतोष जी भी झूठ मूठ का एक हॉस्पिटल का नाम बता देते हैं। ये सुनकर पुलिस वाला उन्हें लॉकअप में डालने की धमकी देने लगता है, क्योंकि पुलिस वालों का कहना था कोई 2 फैमिली 3 घंटे से एम्बुलेंस का वेट कर रही थी और संतोष जी अपने धंधे के लिए किसी हॉस्पिटल में जा रहे थे। ये सुनकर तो अब संतोष जी उधर ही जाने के लिए राजी हो जाते हैं। बाद में जब संतोष जी दोनों फैमिली के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक फैमिली बासु अंकल की थी जो पार्थ की बॉडी लिए हुए थे। इसलिए अब वो एम्बुलेंस वाले पर ही गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस वहाँ पर बहुत ही देर से आई थी। इसके बाद अब संतोष जी दोनों लाशों को वैन में जैसे ही डालते हैं, पीछे से बासु अंकल की आवाज सुनाई देने लगती है, जो पुलिस वालों को बता रहे थे उस बच्चे का पिता तो नहीं है, क्योंकि वे लोग नील आइलैंड में कहीं फंसे हुए हैं। ये सभी बातें सुनकर संतोष जी भी समझ जाते हैं दोनों लाशों में से एक लाश उनके बेटे का ही है। तो अब संतोष जी एम्बुलेंस में ही बैठकर रोने लगते हैं, पर तभी पुलिस वाला उन्हें ले जाने के लिए बोलने लगता है। इसलिए संतोष जी को भी ना चाहते हुए पुलिस वालों की बात माननी पड़ती है और वैन को ले जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वासु अंकल संतोष जी को ही कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो बच्चे का अच्छे से दाह संस्कार कर सके। तो संतोष जी को भी ना चाहते हुए वो पैसे लेने पड़ते हैं। अगले सीन में हमें कुछ हफ्ते पहले के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ इनमें अपने कबीले के लोगों को आकर बताता है शहर के लोग बीमारी से मर रहे हैं, इसलिए इनमें शहर के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए पाइपलाइन को ही तोड़ देने की सलाह देता है। पर कबीले वाले ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि ओराका के लोग इस बीमारी से सेफ थे और अगर शहर के लोगों को पता चल गया कि ओराका के लोग इस बीमारी से नहीं मर सकते तो हो सकता है वे लोग मुसीबत में भी फंस सकते थे। ये सब चर्चाएं सुनने के बाद इनमें वाटर पाइप को ही तोड़कर सभी को छुप जाने की सलाह देता है, ताकि शहर के लोग कभी भी उन्हें ढूंढ ना सके। तो दोस्तों अब यहीं पर हमें समझ आता है जिस पाइपलाइन को ओराका के लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में तोड़ रहे थे वो शहर के लोगों को बचाने के लिए तोड़ रहे थे, और इसके बाद वे लोग जाकर गुफा में भी छुप गए थे। इधर एनजी सर को शशि सर भी बताते हैं जिस सैंपल से मिसेस शाह को बचाया गया था वही बचा हुआ सैंपल दर्जनों लोगों को और दिया गया था, जिसमें सारे के सारे लोग सरवाइव कर गए थे। ये सुनकर इंस्पेक्टर शिवा भी बोलते हैं हाफ ब्लड ओराका से जब इतने लोगों को बचाया जा सकता है तो पूरी ओराका पॉपुलेशन से कितनों को बचाया जा सकता था। इसलिए अब शिवा ओराका के लोगों से बात करने बोलता है, क्योंकि वे लोग नेचर लविंग और नॉन वायलेंस लोग थे, तो हो सकता है वे लोग शहर के लोगों की मदद करने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन शशि सर मना कर देते हैं, क्योंकि इस प्रोसीजर में डोनर मुश्किल से बच पाया था, तो हो सकता है इस प्रोसीजर में ओराका की जान चली जाए। इसलिए अब एनजे सर को डिसाइड करना था क्या 400 लोगों की जान खतरे में डालकर हजारों लोगों को बचाना सही रहेगा या नहीं। दोस्तों यहाँ पर एनजे सर को क्या करना चाहिए था कमेंट में जरूर बताना। इधर ज्योत्सना भी ऋतु को जापानीज डॉक्टर के जनरल के बारे में बताती है, जिसमें एंडमानी इग्निसिया प्लांट के बारे में लिखा हुआ था। ये वही प्लांट था जिसे ऋतु ढूंढ रही थी। साथ ही ज्योत्सना को एक मैप भी मिला था जिसमें 2 आइलैंड मार्क किए हुए थे जहां वो प्लांट मिल सकते थे। ये सुनकर ऋतु भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था एंडमानी इग्निसिया प्लांट एक्सटेंड हो चुका है, पर ज्योत्सना के अनुसार वो प्लांट जंकिंस के अलावा कहीं और भी थे। इसलिए अब ऋतु ज्योत्सना को वो मैप लाने के लिए बोलती है ताकि दोनों उस नए आइलैंड तक पहुंच सके। साथ ही ऋतु ज्योत्सना को एक सैटेलाइट रेडियो भी दे देती है ताकि जरूरत पड़ने पर ज्योत्सना ऋतु से कांटेक्ट कर सके। इसके बाद वे दोनों किसी स्कूल में मिलने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि लोगों का वहीं पर इवैक्यूएशन भी होने वाला था। दरअसल इवैक्यूएशन से पहले पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग पास के ही एक जगह निर्मला इंटरनेशनल स्कूल में होने वाली थी। ये वही स्कूल था जहां ज्योत्सना और विनु साथ में पढ़ा करते थे। आगे अब केतन भी जंकिंस की सॉइल रिपोर्ट लेकर सीधा मिस्टर वानी के पास आता है, ये जानने के लिए कि आखिर एटम वाले वहाँ किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और एटाबॉस प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि केतन को लैब रिपोर्ट से पता चल गया था कि उसी प्रोजेक्ट की वजह से बैक्टीरिया जमीन से बाहर निकली थी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सेंचुरीज पहले ओराका के लोग एलएचएफ के बैक्टीरिया से मरते थे तो उन्हें एक ही शमशान में दफनाया जाता था। साथ ही दफनाने के बाद ओराकास वहाँ पर एंडमानी इग्निसिया प्लांट के बीज को भी छिड़क देते थे, जिससे वहाँ पर बहुत सारे एंडमानी इग्निसिया के पौधे निकल चुके थे और उसी को ब्रिटिश जमाने में बोगाट हिल बोला जाता था और अभी उस जगह को जंकिंस बायो पार्क नाम दिया गया था। लेकिन सेंचुरीज बाद एटम वाले अपने प्रोजेक्ट के लिए न सिर्फ उन पौधों को बाहर निकाला था बल्कि एलएचएफ बैक्टीरिया को भी जमीन से खोदकर बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वो बैक्टीरिया
बारिश से बहकर लेक तक पहुंची और पाइपलाइन से होते हुए लोगों के घरों तक। तब यहाँ फाइनली मिस्टर वानी से पता चलता है उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे जंकिंस पाइपलाइन के इनॉग्रेशन के लिए एटम के सीईओ मिस्टर ब्रेंडन शॉ खुद यहाँ आए, जिसके लिए मिस्टर वानी एक हेलीपैड बनाने के लिए उसी जगह को चुना था ताकि ब्रेंडन शॉ एयरपोर्ट के बजाय जंकिंस में ही लैंड करें, क्योंकि एयरपोर्ट से जंकिंस तक आने में घंटों का समय लग जाता था। लेकिन ब्रेंडन शॉ महोत्सव में आए नहीं थे, उन्होंने अपनी जगह पर स्वास्थ्य मैम को भेज दिया था, जिस वजह से मिस्टर वानी भी उस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिए थे। ये सुनकर तो केतन को भी विश्वास नहीं होता कि इतना सब कुछ हो गया सिर्फ एक हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए। इसलिए अब केतन का कहना था हजारों एकड़ की जमीन छोड़कर उन्होंने वही 1 एकड़ जमीन पर कब्जा क्यों किया था, जब उन्हें पता था वो एरिया एनवायरनमेंट बफर जोन में आती है। तो मिस्टर वानी भी बोलते हैं उन्होंने ये किया क्योंकि वो ये कर सकते थे। साथ ही मिस्टर वानी केतन की भी इसमें गलती बताने लगते हैं, क्योंकि अगर केतन डॉक्टर सिंह को गलत साबित नहीं करता तो वो बीमारी लोगों के घर तक पहुंचती भी नहीं। इसलिए अब मिस्टर वानी प्रोजेक्ट के डिटेल केतन को अपने तक ही रखने बोलते हैं, क्योंकि अभी भी केतन के अंडमान बाहर जाने की टिकट मिस्टर वानी के पास ही थी, वे जब चाहें उसे कैंसिल कर सकते थे। कुछ देर बाद वहां पर मीटिंग के लिए शशि सर और भौमिक जी भी आते हैं, जिसमें हक्सली आइलैंड पर एक रिसर्च सेंटर बनाने की बात रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर वानी शर्त रखते हैं अगर वहाँ पर कोई एंटीडोज डेवलप किया जाता है तो उस एंटीडोज का पेटेंट राइट्स एटम को ही मिलना चाहिए था, जिसमें भौमिक जी भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। साथ ही मिस्टर वानी डॉक्टर रितु को भी केतन से उसे हक्सली आइलैंड तक लाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एलएचएफ बैक्टीरिया की रिसर्च सेंटर की हेड फिलहाल रितु ही थी। दूसरी तरफ एनमे भी आकर चीरू को धन्यवाद देता है, क्योंकि उसी की वजह से एनमे अपने बच्चों से मिल पाएगा। लेकिन चीरू इतना गिल्टी में था कि वो आज ही एनमे को उसके बच्चों से मिलाने की ठान लेता है, जिसके बाद तो वो तीनों ही हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त नंदन से चीरू को पता चलता है और आकाश सिर्फ जबान से ही नहीं हाथों से भी बात करते हैं। इसके बाद नंदन कुछ इशारे भी करके सिखाता है, जिसमें एक था हाथ घुमाना, माने कि जंगल में इस तरह से घुल मिल जाना कि जानवर की नजर कितनी भी तेज हो उन्हें दिखाई ना दे। इसी तरह बात करते हुए तीनों छुपकर एक गाड़ी में ही जा रहे थे। तभी रास्ते में फॉरेस्ट ऑफिसर फिर से उस गाड़ी को रोककर तीनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक ऑफिसर आकर तीनों को छोड़ देने बोलता है, क्योंकि एलजी सर से ऑर्डर मिला था पकड़े गए और आकाश को छोड़ देने का, क्योंकि और आकाश के लिए एलजी सर कुछ भी कर सकते थे। इसलिए अब नंदन, चीरू और एनमी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर जंगल में चलने के बाद नंदन को चोट लग जाती है, जिस कारण वो चल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर चीरू और एनमी उससे वापस घर चले जाने बोलते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही दूर चलना था जो नंदन नहीं चल पाता। तो अब नंदन भी वहीं पर रह जाता है। वहीं चीरू और एनमी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ संतोष जी भी वही निर्मला स्कूल में पहुँचते हैं, जहाँ लोगों को शिप से ले जाने के लिए इवैक्यूएट किया जा रहा था। इस प्रोसीजर में लोगों पर सिम्टम्स नजर आते ही उन्हें रेड बैंड और जो क्लियर होते थे उन्हें ग्रीन बैंड पहनाया जाता था, ताकि शिप पर चढ़ने में लोगों को कोई दिक्कत ना हो। संतोष जी यहाँ पर आते ही कद्दू को पूरी जगह पर पागलों के जैसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही हंगामा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कद्दू भी आ जाती है। ये देखकर संतोष जी भी बेहद खुश हो जाते हैं। बाद में संतोष जी ज्योत्सना को भी धन्यवाद देते हैं कद्दू को अपने पास इतने दिन तक रखने के लिए। इसके बाद ज्योत्सना भी कद्दू को वहाँ से बाय बोलकर चली जाती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अब वीनू से मिलने वाली थी और अपने बारे में उसे सब कुछ बताने वाली थी। इसी को लेकर ज्योत्सना बहुत ही खुश थी और उसे सैटेलाइट रेडियो से वीनू से बात करते जा रही थी। तभी ज्योत्सना देखती है वो कद्दू की प्रोजेक्ट बुक को अपने साथ ही लेकर आ गई थी, इसलिए अब ज्योत्सना उसे कद्दू को देने के लिए वापस चली जाती है। इधर रितु भी जैसे ही नए प्लांट वाले जगह के तलाश में निकलने वाली थी, वहाँ पर केतन उसे लेने पहुँच जाता है, पर रितु केतन के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि कभी भी ज्योत्सना उसे मिलने के लिए बुला सकते थे। ये बोलकर रितु वहाँ से जाने लगती है। तो अब केतन रितु को खुद ही ड्रॉप कर देने के लिए बोलता है, लेकिन केतन रास्ते में ड्रॉप करने के बजाय रितु को एटम वालों के पास ले जाने लगता है। जब रितु को पता चलता है केतन उसे कहीं और ले जा रहा है, तो वो केतन से रिक्वेस्ट करने लगती है, क्योंकि रितु को लग रहा था केतन एक अच्छा पुलिस वाला है। पर केतन बोलता है अगर रितु चली गई तो उसका अंडमान से जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो अब रितु
केतन को लोगों के बारे में सोचने बोलती है, क्योंकि अगर वो नहीं गई तो हजारों लोगों की जान ऐसे ही चली जा सकती थी। कुछ देर ऐसे ही रिक्वेस्ट करने के बाद केतन रितु की बातों से पिघल जाता है और उसे वहीं पर छोड़ देता है। बाद में जब केतन मिस्टर वानी के पास पहुंचता है तभी उसे रियलाइज होने लगता है केतन कहीं प्यार वार में तो नहीं पड़ गया था, इसी वजह से शायद उसने रितु को जाने दिया था। वही जब मिस्टर वानी को पता चलता है केतन ने रितु को नहीं लाया है तो वो अपने आदमियों से बोलकर केतन को पिटवाना शुरू कर देते हैं। इधर ज्योत्सना भी वापस आकर कद्दू को उसी प्रोजेक्ट बुक को दे देती है। तभी ज्योत्सना देखती है कद्दू को बुखार आया हुआ है। बाद में जब ज्योत्सना कद्दू के गर्दन पर देखती है तो वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए ज्योत्सना संतोष जी को कद्दू को वहाँ से ले जाने से मना करने लगती है, क्योंकि अगर वो दूसरे आइलैंड पर गई तो ये बीमारी वहाँ भी फैलने का खतरा था। इसके बाद ज्योत्सना कद्दू के हाथ से ग्रीन बैंड को निकालकर अथॉरिटी को जाकर इन्फॉर्म करने लगती है, लेकिन इन्फॉर्म करने से पहले वो रितु को भी बता देती है कि वो अब रितु के साथ नहीं जा सकती। इसलिए ज्योत्सना रितु को आइलैंड तक अकेले ही जाने बोलती है और फोन पर ही उस नक्शे के बारे में बता देती है ताकि रितु अकेले ही प्लांट तक पहुंच सके। लेकिन तभी वहां पर संतोष जी भी आकर कद्दू के बारे में किसी को भी बताने से मना करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ आकर संतोष जी सभी को खो दिए थे, इसलिए वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाह रहे थे। लेकिन ज्योत्सना संतोष जी की एक नहीं सुनती और वो अथॉरिटी को जाकर इन्फॉर्म करने लगती है। तो अब यहाँ पर संतोष जी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए अब वो ज्योत्सना को जबरदस्ती रोकने में लग जाते हैं। वहीं कुछ देर रोकने के बाद संतोष जी ज्योत्सना का गला भी दबाना शुरू कर देते हैं और तब तक दबाए रखते हैं जब तक कि ज्योत्सना मर नहीं जाती। और फिर वो दोनों ही जाकर इवैक्यूएशन वाले बस पर बैठ भी जाते हैं, जिसके बाद बहुत सारे बस भी 5000 नॉन इन्फेक्टेड लोगों को ले जाकर शिप तक भी छोड़ देती है, जहाँ से आसानी से संतोष जी और कद्दू ग्रीन बैंड को दिखाकर शिप के अंदर भी चले जाते हैं और बहुत लोगों के बीच जाकर बैठ जाते हैं। तभी देखते हैं कद्दू अपने प्रोजेक्ट बुक में उसी प्लांट को रखी हुई थी जिसे सभी लोग ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि बचपन में ज्योत्सना और वीनू मिलकर एक स्कूल प्रोजेक्ट में उसी प्लांट बीज को एक गमले में बोया था। पर उस वक्त न ही वीनू को और न ही ज्योत्सना को भी पता था कि वो प्लांट क्या काम कर सकती थी। खैर, इधर रितु भी ज्योत्सना को बार बार कांटेक्ट करने में लगी थी, पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो रितु अकेले ही ज्योत्सना के बताए बोर्ड के पास पहुंच जाती है, जहां पहले से ही बासु अंकल रितु का वेट कर रहे थे, क्योंकि ज्योत्सना पहले ही बासु अंकल को रितु के बारे में बता दी थी। इसके बाद रितु बासु अंकल के साथ ही उस प्लांट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ 5000 लोगों से भरी हुई शिप भी हक्सली आइलैंड के लिए पोर्ट ब्लेयर से रवाना हो जाती है, जहां मिस्टर वानी और स्वास्थ्य शाह दोनों ही बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ चीरू और एनमी जैसे ही अपने कबीले में पहुंचते हैं, वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर भी दोनों का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर पता चलता है एलजी सर ने जानबूझकर ऑफिसर को ऑर्डर दिए थे दोनों ओराकास को छोड़ देने का, ताकि ऑफिसर्स उनका पीछा कर सभी ओराकास को एक साथ पकड़ सके, क्योंकि हजारों लोगों के जान के सामने कुछ ओराकास की जिंदगी दांव पर लगाने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर क्या एलजी सर का डिसीजन सही था या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। वहीं कहानी में वापस आए तो कुछ देर ढूंढने के बाद ऑफिसर्स को पता चलता है वहाँ पर एक भी ओराकास नहीं है, लेकिन तभी एक ओराका उन्हें दिख जाता है, इसलिए अब सारे ऑफिसर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन पीछा करते वक्त वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और सारे ऑफिसर्स समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी एनमी भी चीरू को इशारे से बताता है वो सारे छुपे हुए हैं। तभी देखते हैं सारे ओराकास फाइनली बाहर भी आ जाते हैं और सारे ऑफिसर्स को चारों तरफ से घेर कर उन्हें मार डालते हैं। दोस्तों, यहाँ पर किसी को मारते हुए नहीं दिखाया गया था, पर उन लोगों ने डिसाइड जरूर किया था कि अगर शहर वाले उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं तो वो सभी शहर वालों को मार देंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कद्दू की वजह से नए आइलैंड पर भी एलएचएफ फैलेगी या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।